Before break, we discuss more particularly about scope of total income in the hands of non-resident. उसमें हमने देखा रूल नंबर ABCD, यानी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट, थर्ड वाज एक्रू और राइज इन इंडिया टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट, और जो लास्ट था दैट इज डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, दैट इज सेक्शन 9, जिसको हमें डिटेल में देखना है. अभी आज भी बेसिक पढ़ेंगे और यूनिट जी हम और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये डिमिंग फिक्शन है, इनकम डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, तो भी नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना है. ये डिमिंग फिक्शन का चक्कर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग. पे अटेंशन. इस वर्ड डीम यानी व्हाट, इसकी बेसिक मीनिंग क्या? मान लेना. जो नहीं है उसको मान लेना. सच बताऊं, गहरा दुख देता है. जो नहीं है उसको मान लेना, वो दुख ही देगा आपको. इल्यूजन बोलते हैं उसको. जैसे आप मान ले कोई डेजर्ट एरिया में है और आपको लग रहा है दूर दूर रोड पे पानी है. अब पानी के लिए ऐसे आपके पास पानी खत्म हो गया है और आपको रोड पे दिखेगा वहां पानी है और आप वहां जाएंगे, सॉरी पानी नहीं है, तो दुख देता है. उसी तरह ये नॉन रेसिडेंट के टैक्सेशन को लेकर भी बहुत दुख देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए मान लिया कि दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया. बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं डीम का, तो बहुत मजा आएगा. और कितना दुख देगा वो जितने लड़के सुन रहे हैं उनको मालूम है कितना दुख देगा. मान ले कोई लड़की है, एक लड़के को पता नहीं जब भी कहीं उसके सामने से निकलता है तो देखती है उसके सामने 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड. लड़का भी आजकल मूड में आ गया, वो दिस गर्ल इज रियली इंटरेस्टेड इन मी. ऐसा 3-4 बार हुआ. एंड बॉयज इन ए डिफरेंट टेम्परामेंट, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है, उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. और एक दिन वो लड़की आ गई राखी लेकर कि तुम मेरे मुंह बोले भाई हो, यानी सही में भाई नहीं हो, डीम्ड ब्रदर. फिर जो दुख पहुंचता है वो लड़का ही जानता है, नहीं मैं जान सकता हूं, नहीं आप जान सकते हैं. ये जिसके पर बीतती है वही जानता है. ठीक है, तो डिमिंग फिक्शन इज दैट काइंड ऑफ हाई ग्रेविटी. इट रियली बी पेनफुल because it really expect non-resident to pay tax. तो सेक्शन 9 पढ़ने जैसा है. Why this section was introduced? When exact time will come, today itself, I will tell you few examples and you will appreciate that this is the reason that in 1976 section 9 was amended drastically. ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ सेक्शन 9 की. अभी भी याद रहें, गलती ना करें. हम ओवरव्यू ले रहे हैं, वापस बोल रहा हूं. सेक्शन 9 का क्या ले रहे हैं? ओवरव्यू. यानी सेक्शन 9 डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट जी में. आप लिखना चाहते हैं तो लिख दे, यूनिट जी में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी तो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको सेकेंड लेवल पे बताई गई थी वही हम वापस डिस्कस कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ गुड एग्जांपल्स. ठीक है, चलो. सेक्शन 9 अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर भी कुछ 9 पॉइंट बताए गए हैं वेयर इट इज डीम्ड दैट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज एक्रूइंग और राइजिंग वेयर इन इंडिया. जैसे पहला है बिजनेस कनेक्शन, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, तीसरा पॉइंट है कैपिटल गेन, फोर्थ पॉइंट है सैलरी, फिफ्थ पॉइंट है सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, छठा पॉइंट है डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी, सातवां पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम, और आठवां रॉयल्टी, और आप नंबर यहां जोड़ दीजिए, 9 नंबर जोड़ दीजिए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. तो सेक्शन 9 के अंदर उन्होंने 9 डिमिंग पॉइंट बताए अलग अलग. अभी मैं आपको डिटेल में सब सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर में नहीं ले जा रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं. डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट जी में, वहां आपको सब सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर, सब कुछ मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए. तो दैट वे आईसीआई में एक्सपेक्ट यू टू राइट द आंसर. तो कुछ 9 इनकम को लेकर डिमिंग फिक्शन है. चलो पहले देखते हैं बिजनेस कनेक्शन. बेसिकली बिजनेस कनेक्शन, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, इट वाज नॉट डिफाइंड. दिस बिजनेस कनेक्शन वाज लॉन्ग बैक अंडर सेक्शन 9, बट इट वाज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, 2003 में
उन्होंने, जो मैंने पहला अमेंडमेंट बुक लिखा था मेरा, उसमें उन्होंने बिजनेस कनेक्शन डिफाइन किया था। आई हैव रिटन अ वंडरफुल सम एट दैट टाइम ऑफ मिस्टर कार्लोस, हम यूनिट जी में पढ़ेंगे। तो बिजनेस कनेक्शन प्राइमरली इज नॉट डिफाइंड, इसकी वजह से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है। बट बेसिक एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सारा हम यूनिट जी में देखेंगे। बेसिक एग्जांपल इज, इफ non-resident open subsidiary company in India, the company itself is now in India, so we can say he is said to have business connection in India. If non-resident open the branch in India or office in India, then he is said to have which connection? Business connection in India. Or non-resident may function through agent in India. So he may appoint somebody as what? Agent in India. That agent may be selling agent, it may be purchasing agent, कोई भी agent हो सकता है. So these kind of connection non-resident have with India in terms of business activity. फिर कुछ सवाल उठे थे उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में, क्या बिजनेस कनेक्शन वर्ड लिखा है, विल इट इंक्लूड प्रोफेशनल कनेक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था बैरेंद्र प्रसाद रे के केस में कि बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड व्हाट? प्रोफेशनल कनेक्शन ऑल्सो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नॉन रेसिडेंट का इस टाइप का कोई बिजनेस कनेक्शन है और ये ब्रांच इन इंडिया, थ्रू एजेंट इन इंडिया और थ्रू प्रोफेशनल कनेक्शन इन इंडिया, इफ नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग सम इनकम, then that income is deemed to accrualize where? In India। अभी इतना आप समझ ले, वरना बिजनेस कनेक्शन अकेले पे शायद हम 2 से 2.5 घंटे डिस्कस करेंगे यूनिट जी में, और उसमें अमेंडमेंट भी आए हैं तो शायद 2.5 घंटे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो प्राइमरली समझ में आ रहा है बिजनेस कनेक्शन मीन्स क्या? कोई इंडिया के बाहर है, नॉन रेसिडेंट है, ही हैज गॉट ब्रांच इन इंडिया, एजेंट इन इंडिया, ऑफिस इन इंडिया, देन ही इज सेड टू हैव बिजनेस कनेक्शन वेयर? इन इंडिया। देन वॉट एवर ही विल अर्न बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन, to that extent he has to pay tax where? In India। Second, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, उसको लेकर सेक्शन 9 ये कहती है, ध्यान से पढ़ना, इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एनी एसेट और एनी सोर्स विच इज इन इंडिया, देन दैट इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रूडाइज इन इंडिया। यानी अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर वो एसेट इंडिया में है, अगर वो सोर्स इंडिया में है, तो नॉन रेसिडेंट की वो इनकम डीम टू एक्रूडाइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे कोई मोहन है जो नॉन रेसिडेंट है, उनकी प्रॉपर्टी है मुंबई में। तो नाउ टेल मी वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड? इन मुंबई। अब उन्होंने ये रेंट पे दिखाई दे है, किशोर हैं जो अनदर नॉन रेसिडेंट है। ये किशोर कह रहे हैं कि मुझे सीए पढ़ना है और मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो मोहन से ओके इट्स गुड, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है मुंबई में, तुम वहाँ ठहर सकते हो। इस नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव सम कोचिंग फॉर 4-5 months इन मुंबई एंड देन आई विल कम बैक। तो मोहन से कोई बात नहीं, तुम 5 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे ले सकते हो। अब ये दोनों नेबर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने आइडिया क्या लगाया कि भी जो रेंट तुम्हें चुकाना है वो तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया में दे देना भाई। तो जो किशोर रेंट चुकाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में ही चुकाने वाले हैं, तो इनकम इज रिसीव्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया। हु इज द पर्सन अर्निंग इनकम? मिस्टर मोहन। ही इज व्हाट? नॉन रेसिडेंट। रेंट चुका कौन रहा है? कोई दूसरा नॉन रेसिडेंट, दैट इज किशोर। लेकिन दिक्कत क्या है? प्रॉपर्टी इज लोकेटेड वेयर? इन इंडिया। तो व्हाट सेक्शन 9 सेज, इफ इनकम इज डिराइव्ड थ्रू और फ्रॉम, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, if that is the case then that income is deemed to accrualize where? In India। फिर हमें ये नहीं देखना है कौन रेंट चुका रहा है, कौन रेंट रिसीव कर रहा है। we are least concerned, we are concerned that properties in India met rents, that income from that property is deemed to accrualize where? In India। तो आंसर क्या होगा? Mohan is bound to pay tax since properties in India, income is deemed to accrualize in India under section 9, and therefore rental income earned by our dear Mohan is going to be taxed in India even though he received rent where? In Australia। तो आई थिंक ये अब क्लैरिटी होगी आपकी। तो इसलिए अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो ऊपर मैंने रूल लिखा था उसमें यूनिट नंबर डी, रूल नंबर डी पढ़े, उसमें क्या लिखा है? इनकम डीम टू एक्रूडाइज इन इंडिया। फिर मैं ब्लू लाइन कर रहा हूं, वेदर रिसिव्ड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। फिर हमें रिसिप्ट नहीं देखना है, अगर वो डिमिंग सेक्शन में फॉलो हो रहा है सेक्शन 9 में, तो रिसीव कहीं भी कर ले वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आउटसाइड इंडिया करे तो भी हम उसको टैक्स करेंगे, तो भी हम उसको क्या करेंगे? टैक्स करेंगे। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट। उसी तरह सीरियल नंबर 3,
कैपिटल गेन, जिसको लेकर बहुत सारे अमेंडमेंट आए पोस्ट वोडाफोन, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ वंडरफुल प्रैक्टिकल्स which may go for I think 50-55 minutes on that. Income through transfer of capital asset situated in India. So if capital asset is situated in India and if you transfer that capital asset, that income is deemed to accrue where? In India. So here the rule is situs of capital asset, where the capital asset gets situated. If it is situated in India, then any capital gain arising on transfer of such capital asset is deemed to accrue where? इन इंडिया. मान लो ऊपर वाले प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करते हैं. किशोर ने फोन किया अपने मोहन को कि सुनो सुनो यार, तुम्हारी प्रॉपर्टी बहुत लकी है, मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, मैंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, मैंने सीए एंट्रेंस एग्जाम फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अब सीए इंटर भी क्लियर कर लिया, और लकीली एक इंडियन लड़की है, उससे प्यार भी हो गया है, और उसके माता पिताजी ये बोल रहे हैं कि हम ब्याह तभी करेंगे अगर तुम इंडिया में रुकने वाले हो परमानेंटली, तो भाई अब मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदनी है. तो नाउ किशोर टोल्ड मोहन दैट आई वुड लाइक टू बाय योर प्रॉपर्टी. मोहन से ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कहाँ दिक्कत है, तुम्हें खरीदनी है तो मैं बेचने को राजी हूं, और शादी में मुझे बुला लेना जरूर, लेकिन मुझे तुम कंसिडरेशन कहाँ चुकाना? ऑस्ट्रेलिया में. तो हियर किशोर वुड लाइक टू बाय द प्रॉपर्टी एंड इट वाज एग्रीड दैट कंसिडरेशन shall be paid to Mohan where? In Australia. Now tell me about taxability of capital gain in the hands of Mohan. So tell me where the property is in Mumbai. That means capital asset situated where? In India. If you transfer capital asset situated in India, capital gains shall be deemed to accrue where? In India, irrespective of, ध्यान से सुनना, irrespective of residential status, irrespective of location where the consideration has been paid. तो कहाँ पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं देखना है, आपका स्टेटस क्या है वो भी नहीं देखना है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? मोहन इज रिक्वायर्ड टू पे कैपिटल गेन टैक्स इवन दो कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड वेयर? इन ऑस्ट्रेलिया. तो आई थिंक एकदम क्लियर. छोटे छोटे सवाल लिखें, छोटे छोटे. सैलरी, सैलरी को लेकर सेक्शन 9 क्या बताती है? ध्यान से पढ़ें. दिस इज 912. ऊपर जो हमने पढ़ा 3 पॉइंट, वो क्या थे? 911. सैलरी को लेकर सेक्शन ये कहती है प्राइमरीली कि सैलरी इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. लॉ क्या कहता है? इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया. हमें ये नहीं देखना है आप कौन है, आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं. आपका एम्प्लॉयर इंडियन कंसर्न है या फॉरेन कंसर्न है, हमें कोई लेना देना नहीं. हमें तो इतना ही लेना देना कि भाई आपने सर्विसेज कहां रेंडर की. अगर आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर की तो आपकी इनकम क्या मानी जाएगी? डीम टू एक्रू इन इंडिया. मैं हंसते हंसते इसको कैसे याद रखना है बच्चों को बोलता था सेकंड लेवल के कि भाई ये आपने सॉन्ग सुना होगा, ये धरती सोना उगले, हीरा उगले, मोती उगले. मान लो ये धरती पे आपने पसीना बहाया, क्योंकि जो सैलरी की कमाई है वो पसीने की कमाई है. अगर आपने पसीना बहाया और सैलरी कमाई तो ये धरती टैक्स भी उगले. यानी कि अगर आपने इस धरती पे पसीना बहाया, आपने इस धरती पे सर्विसेज रेंडर की, देन दैट सैलरी इनकम इज डीम्ड टू एक्रू वेयर? इन इंडिया. आई थिंक क्लियर ऑन दैट पार्ट. फिर कुछ डिस्प्यूट्स थे, उसको लेकर बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट भी आए थे. थैंक गॉड दैट दे डिड अमेंडमेंट, एंड द अमेंडमेंट सेज कि मान लो आपको रेस्ट पीरियड है उसकी सैलरी दी गई है, या मान लो आपको लीव पीरियड की सैलरी दी गई है, और रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड आइदर प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाय सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. यानी आपने जो सर्विस रेंडर की उसके पहले है या उसके बाद है, और अगर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है तो वो इनकम भी डीम टू एक्रू इन इंडिया मानी जाएगी. एलाबोरेटिंग डिटेल स्लाइटली लेटर, थोड़ी मिनट के बाद. तो अभी प्राइमरली आपको क्या याद रखना है? दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैलरी को लेकर क्या याद रखना है? इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया then that income is deemed to accrue in India irrespective of your residential status, irrespective of whom is your employer, whether your employer is an Indian employer or a foreign employer. ठीक है. Let us see certain sums I have framed for that. हमारे बुश, not a citizen of India, वो माइक्रोसॉफ्ट यूएस में से ट्रांसफर हुए बैंगलोर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस को ध्यान कंट्रोल करने के लिए.
तो बुश वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूएस टू बैंगलोर टू लुक आफ्टर दी ऑपरेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। कौन सी डेट से? 1 जनवरी 2019। मान लेते हैं उनकी मंथली सैलरी है अभी फॉर इजी कैलकुलेशन $2000, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब मुझे वहाँ सारा एकोमोडेशन दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मेरी फैमिली यहाँ है। ऐसा तो कुछ खास होता नहीं है यूएस में फैमिली जैसा, लेकिन उसने बताया मेरी फैमिली यहाँ है, तो आप एक काम करिए, सैलरी मेरी अमेरिका में ही दीजिए, मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं है पैसों की। तो ही रिक्वेस्टेड दैट हिज सैलरी शैल बी कंटिन्यू टू बी डिपॉजिटेड विद स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका ओल्ड जर्सी ब्रांच। कुछ बच्चे देख रहे हैं सर ओल्ड जर्सी क्यों लिखा है? बट ऑब्वियस न्यू जर्सी है, इसका मतलब ओल्ड जर्सी पक्का होना ही चाहिए, तभी जाके न्यू जर्सी होगा। जस्ट लाइक वी हैव गॉट हियर, यू माइट बी अवेयर ऑफ दी वन ऑफ द स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस दैट इज कॉल्ड जूनागढ़। तो वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर टू जूनागढ़ एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि ये जूनागढ़ है, इसका मतलब नवागढ़, नवा मीन्स न्यू, गुजराती वर्ड है, जूना मीन्स ओल्ड, तो जूनागढ़ है तो नवागढ़ जरूर होना चाहिए। तो वो हंसने लगे कि क्या मौलवी आप भी। और मजे की बात ये हुई कि जूनागढ़ के कुछ किलोमीटर के पहले हमने बोर्ड देखा नवागढ़, एंड वी बोथ लाफ्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस है ना। व्हेन आई स्पीक न्यू जर्सी दैट मीन्स देयर इज बाउंड टू बी ओल्ड, इट इज इन कॉन्ट्रास्ट। तो अगर जीवन में आप ये सत्य समझ लें तो जीवन पसार करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। एवरीथिंग इज इन ऑपोजिशन ऑफ समथिंग। नहीं, कभी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरा रैंक नहीं आया, इसका रैंक आया, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पास हो गया लेकिन रैंक नहीं आया, उसको लेकर किसी दूसरे फ्रेंड का रैंक आ गया, उसका नहीं आया, तो बहुत परेशान है। एक्चुअल में आपका रैंक नहीं आया इसलिए उसका रैंक आया, ये आप कभी नहीं समझते, आपकी भी इंपॉर्टेंस है। आर यू गेटिंग मी नॉट? अगर आपका रैंक आता तो उसका रैंक नहीं बनता, अगर आपका स्कोर ज्यादा होता तो बहुत ऑब्वियस है, मान लो उसका 50वां रैंक है तो उसका रैंक नहीं बनता। तो इन हिज सक्सेस देयर इज अ कंट्रीब्यूशन बाय यू। आपका रैंक नहीं आया है इसलिए उसका रैंक आया है। दैट वे यू नेवर थिंक, यू जस्ट थिंक मेरा रैंक नहीं आया। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपको। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि जस्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज। मान लो कि बहुत सारी लड़कियां हैं, फिर लोग बोलते हैं ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है। गलत, बाकी सारी लड़कियां इतनी सुंदर नहीं है इसलिए ऐश्वर्या राय सुंदर है। तो दिस इज ए रिलेटिव टर्म, समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल लो तो जल्दी समझ में आएगा। नहीं, कभी कभी आपको बहुत मान लो सिर दर्द है, बहुत परेशान है सुबह से, और अचानक क्या हुआ कि आपके पेट में दर्द होने लगा, और पेट में दर्द इतना ज्यादा होने लगा कि आपको सिर दर्द को आपकी याद ही नहीं आ रहा है, अब आप पेट पकड़ के बैठे हैं। तो दिस इज रिलेटिव। तो योर एग्जिस्टेंस इज रिलेटिव, दैट यू शुड रिमेंबर। तो बहुत आसान है। तो मान लो कि आपको कम मार्क मिले, किसी को ज्यादा मिले, तो डोंट अननेसेसरली कंपेयर इट, बराबर है? तो लेट अस सी ओल्ड जर्सी ब्रांच, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बुश की सैलरी कहां रिसीव हो रही है? आउटसाइड इंडिया। अब बुश क्लेम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, ही इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(6) VI। अब आप परेशान हो जाएंगे सर ये एग्जेम्पशन क्या है? आई हैव कवर्ड इन दी सॉल्यूशन इटसेल्फ, और मैंने सेक्शन 10 अलग से आपको यूनिट दिखाया, वहां भी हम उसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द क्लेम मेड बाय मिस्टर बुश and find out his taxable income, if any, in India, on the assumption that this is his first visit to India, और $1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, फॉर टाइम बीइंग 65 रुपये लेंगे, अभी तो ऐसा 70 क्रॉस हो चुका है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा कोई सम आपको टेस्ट करते हैं एग्जाम में, तो आपको पहले उसका क्या तय करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस तय करना है। क्या तय करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो लेट अस रीड, कब आया वो, और लास्ट लाइन क्या लिखी है? फर्स्ट विजिट टू इंडिया, फर्स्ट विजिट। तो आया है 1 जनवरी को, डे ऑन विच ही केम टू इंडिया शैल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के पूरे 28, और मार्च के 31, पुट टुगेदर टोटल नंबर ऑफ डेज
90, ठीक है। इट इज हिज फर्स्ट विजिट, तो हमें चेक करना होगा वेदर इज इन इंडिया फॉर 1 or 2 days ड्यूरिंग द ईयर। आंसर इज नो। वेदर इज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर, यस। बट व्हाट अबाउट इज पास्ट 4 years? तो इसकी फर्स्ट विजिट है, पास्ट 4 years में वो इंडिया में है ही नहीं। इसका मतलब मिस्टर बुश डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, एंड व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज नथिंग बट व्हाट, नॉन रेसिडेंट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। यहां तक क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में? आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे 10(6) का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने स्ट्रिक्ट 10(6) का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका मतलब बुश इससे तो सहमत है कि मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, आगे ना। तो अभी एक 10(6) थोड़ी मिनट के लिए साइड में रखते हैं और मुझे बताइए कि बुश की कितनी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी। चलो 10(6) को अभी थोड़ी मिनट के लिए बाजू में रखते हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि बुश 12 महीने से काम कर रहे हैं। 9 महीने उन्होंने यूएस में काम किया माइक्रोसॉफ्ट में, और 3 महीने बैंगलोर में काम किया, सो फार एज फाइनेंशियल ईयर 18-19 इज कंसर्न, और उनकी स्टेटस है नॉन रेसिडेंट। तो क्या पूरे 12 महीने की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, हाँ या ना? बोलिए। तो पहले मुझे यह बताइए कि पहले 9 महीने यानी 1 अप्रैल से शुरू करके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 18 तक बुश उन्होंने सर्विस कहां रेंडर की? बोलिए, इन इंडिया कि आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब उनकी सैलरी एक्रू कहां हुई? आउटसाइड इंडिया। ये 9 महीने की सैलरी उन्होंने रिसीव भी कहां की? आउटसाइड इंडिया। तो इनकम एक्रूड वेयर? आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया। और बुश का स्टेटस क्या है? अभी हमने तय किया, नॉन रेसिडेंट। बुश का स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट। तो पहले 9 महीने के लिए क्या होगा? उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो पूरे रूल ऊपर देखते हैं, ABCDEFG। चलो, उसमें ये कहां फॉल होगा? जी पॉइंट में फॉल होगा। मैं थोड़े कलर हटा रहा हूं क्योंकि आपको परेशान करता होगा ये। जी पॉइंट में देखो आप। चलो, कौन सी इनकम है बुश की? सैलरी इनकम। तो विल इट फॉल इन जी पॉइंट? देखो तो इनकम अदर देन बिजनेस प्रोफेशन, ओके। इट इज रिसीव्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया। एक्रूड वेयर? आउटसाइड इंडिया। और बुश कौन है? नॉन रेसिडेंट। तो क्या इंडिया में उनको टैक्स देना पड़ेगा? तो 9 महीने के लिए पक्का उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बताइए बाकी 3 महीने के लिए क्या होगा, यानी जनवरी से मार्च तक। तो बुश ने सर्विसेज कहां रेंडर की? बैंगलोर में। तो सर्विस आर रेंडर्ड वेयर? इन इंडिया। इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया तो रूल नंबर डी लग जाएगा। रूल नंबर डी क्या कहता है? इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया देन इनकम इज डीम्ड टू एक्रूराइज वेयर? इन इंडिया। इफ इनकम इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया तो फिर हमें रिसीव देखनी नहीं है, वेर एवर ही विल रिसीव वी आर नॉट कंसर्न। तो दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्स वेयर? इन इंडिया। तो 3 महीने की सैलरी बुश की आइडियली क्या होगी? इंडिया में टैक्स जरूर होगी, ठीक है। तो इतना तो प्राइमरीली आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बुश ये कहते हैं कि मैं सेक्शन 10(6) का हकदार हूं। तो ये 10(6) है क्या? तो हम यूनिट में नहीं देखने जा रहे हैं, यहां ही देख रहे हैं 10(6) साथ साथ। मैंने कुछ सॉल्यूशन में दे दिया आपके। चलो ध्यान से पढ़ते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट if you are an individual who is not a citizen of India, ध्यान देना, you are an individual not a citizen of India, तो बुश ये कंडीशन फुलफिल करता है। याद रहे वर्ड नॉन रेसिडेंट लिखा है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसकी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज। तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस का ही एम्प्लॉय है एंड ही इज रिसीविंग सैलरी फॉर ए सर्विसेज रेंडर्ड वेयर? इन इंडिया। दैट सैलरी इज एग्जाम but few conditions need to be satisfied. Condition A, फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। बी, इस बंदे का प्रीवियस ईयर में 90 दिन से ज्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली बुश का एग्जैक्टली 90 दिन हो रहा है। अब देखें, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, एग्जैक्टली कितने दिन हो रहे हैं? 90। इसलिए बुश कहता है कि मुझे क्या चाहिए? एग्जेम्पशन।
और थर्ड, इस रेम्यूनरेशन का एम्प्लॉयर को इंडिया में इस एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए इनकम तय करते वक्त। तो ये रेम्यूनरेशन इज नॉट टू बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ एम्प्लॉयर अंडर दीज एक्ट। दीज एक्ट मींस इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो जरूर उसको सेक्शन 10(6) का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ या ना? बोलो तो। फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई ट्रेड बिजनेस नहीं है, हाँ क्या ना? अरे है भाई, उन्होंने ऑफिस खोल के रखी है, तो इंडिया में उनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, यानी बूस्ट पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। दूसरी कंडीशन बूस्ट फुलफिल कर रहे हैं 90 दिन वाली। तीसरी, अब जब माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में ऑफिस है तो इंडिया में उनका क्या कहलाएगा? बिजनेस कनेक्शन। तो उनकी जो ब्रांच है इंडिया में, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। जब ब्रांच की प्रॉफिट तय करेंगे तब जो बुश को सैलरी चुकाया है उसका रिडक्शन ब्रांच जरूर लेगी। तो जो सैलरी दे रहे हैं बुश को, उसकी रिडक्शन किसको मिलने वाली है? एम्प्लॉयर को मिलने वाली है इंडिया में। तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई है। तो बूस डज नॉट सेटिस्फाई ए एंड सी, इसलिए बूस कैनॉट क्लेम एग्जेम्पशन। इफ बूस कैनॉट क्लेम एग्जेम्पशन देन बूस हैज टू पे टैक्स। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर नथिंग वुड बी टैक्स। व्हाई? बिकॉज इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड वेयर आउटसाइड इंडिया। रूल नंबर जी इज फॉर आवर रेफरेंस। मैंने ब्रेक के पहले बताया था, एग्जाम में मेरी विनती है रूल नंबर जी ना लिखे, वरना पेपर चेकर परेशान हो जाएगा। आपको जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो लिखना है, ठीक? कि हियर इनकम इज एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट्स व्हाई ड्यू टू सेक्शन 5 इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट्स व्हाई इट वुड नॉट बी टैक्स। फिर बाकी 3 महीने सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई इनकम इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, रूल नंबर डी, और फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 9। तो ये 3 महीने की सैलरी क्या होगी? इंडिया में जरूर टैक्सेबल होगी। आई थिंक क्लियर। तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? प्राइमरीली अगर ऐसे छोटे छोटे सम टेस्ट करते हैं टैक्सेबिलिटी को लेकर, तो ध्यान दें, आप क्या करेंगे? पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तय करेंगे। फिर आप देखेंगे क्या सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी है कि नहीं। फिर चेक करेंगे क्या सेक्शन 10 में उसके एग्जेम्पशन है कि नहीं। एग्जेम्पशन की नौबत तभी आएगी इफ देयर इज अ चार्जेबिलिटी। तो पहले चार्जेबिलिटी देख लेंगे, इज इट लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया और नॉट। जैसे हमने देखा पहले 9 महीने तो इंडिया में टैक्सेबल है ही नहीं, तो उसको लेकर तो एग्जेम्पशन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाकी 3 महीने के लिए वो सोच सकता है, तो फिर एग्जेम्पशन की सेक्शन 10 की कंडीशन चेक करनी है, और फिर बाद में आपको क्या करना है? कंप्यूटेशन करना है। जो भी कंप्यूटेशन आपको पूछा है, मान ले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन टेस्ट किया है तो वो कर लीजिए, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पूछा है तो वो कर लीजिए। ठीक है, तो यू गॉट द स्टेप्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पहला स्टेप कभी करते ही नहीं है, फिर बाहर आकर होते हैं, सर मेरा आंसर सही है लेकिन मुझे मार्क नहीं मिले। लेकिन आपने पहले ये तो तय नहीं किया कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, आपने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट बेसिक क्लैरिटी। आगे चलते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज बेस्ड ऑन सिबिलिटी सर्कुलर। काफी बच्चों को मैं बोल चुका हूं कि जो भी हम सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो मोस्ट प्रैक्टिकल होंगे, यानी जो लाइकली है एग्जाम को लेकर, वो मैं कभी भी आपको बेयर फॉर्म में नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाऊंगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा, एग्जाम में कैसे पूछेंगे उसकी अकल आपको खुलेगी। जैसे नवंबर 18 में उन्होंने सिबिलिटी का 2016 का सर्कुलर को उठा के उन्होंने एग्जाम में टेस्ट किया था, और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा था उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमने कुछ टीवी का नाम लिखा था, सन टीवी या मून टीवी, इंस्टीट्यूट ने कोई दूसरा टीवी का नाम लेके वही सम, ऐसा ही सम उन्होंने दोहरा दिया, और बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि सर्कुलर के बेस पे मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया था। तो क्या किस तरह पूछेंगे उसका एक फायदा होगा आपको। और दूसरा, अगर वो पूछ लेते हैं तो लिखना क्या है, क्योंकि सर्कुलर तो 1 पन्ने का, 1.5 पन्ने का, 2 पन्ने का रहता है। तो यहां आपको मैंने कंडेंस करके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और लिखना क्या है दोनों बता दिया है। पढ़ते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल। मेक इट एज मोस्ट IMP इंस्टीट्यूट हैड नॉट टेस्टेड दिस सर्कुलर इन योर एग्जामिनेशन। इट इज अ सर्कुलर ऑफ 2017। हमारे जेम्स हैं, जेम्स बॉन्ड नहीं है, तो हमारे जेम्स है नॉन रेसिडेंट, ही इज अ सी फेरर, ही सीक्स योर गाइडेंस ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। तो ही इज नॉन रेसिडेंट, नंबर 1। सेकंड, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज वेयर? आउटसाइड इंडिया, नंबर 2। नंबर 3, ही इज रेंडरिंग सर्विस ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप। लेकिन दिक्कत क्या है
ध्यान दें, उस बंदे ने एनआरई अकाउंट इंडिया में खोल के रखा है। क्या खोल के रखा है इंडिया में? एनआरई अकाउंट। अब एनआरई अकाउंट इंडिया में खोल के रखा है, इसलिए उसकी सैलरी कभी कभी एनआरई अकाउंट में इंडियन बैंक के साथ जो उसने मेंटेन करके रखा है वहां जमा होती है। जब उसकी सैलरी इंडियन बैंक में जमा हो रही है, इसका मतलब इनकम इज रिसीव्ड वेयर, बोलिए भाई, इनकम इज रिसीव्ड वेयर इन इंडिया। इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, हमारा पहला एग्जांपल याद करें, कंचनजंगा सी फूड, बाबा रामदेव, शिबिर, रॉबर्ट, माइकल। इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, बात खत्म हो गई। दैट इनकम इज बाउंड टू बी टैक्सेबल वेयर इन इंडिया इवन इफ सर्विसेज आर रेंडर्ड वेयर आउटसाइड इंडिया। तो इन लोगों की बहुत परेशानी थी। वो बोलते हैं कि हमने खाता खोल के रखा है, हमारी सैलरी सिर्फ इंडिया में रिसीव हो रही है फॉर ईज ऑफ ऑपरेशन, जबकि हम लोग, हमारी सर्विसेज कहाँ रेंडर हो रही है? आउटसाइड इंडिया, फॉरेन गोइंग शिप है। तो सिर्फ छोटी सी रीजन है कि हमारा एनआरई अकाउंट यहाँ है, इसलिए आप हमें टैक्स कर रहे हैं। तो आपसे विनती है कुछ इसका हल निकालें। एंड मोदी गवर्नमेंट हैड गिवन देम रिलैक्सेशन बाय अ सर्कुलर। आई एम रीडिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सर्कुलर नंबर 13 2017। ध्यान दें क्या कहती है सर्कुलर, मैंने बोर्ड में लिखा है, सैलरी एक्रूड टू ए नॉन रेसिडेंट सीफेरर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप, वेदर दिस शिप इज विद हैव इंडियन फ्लैग और ए फॉरेन फ्लैग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक गॉड दे हैव क्लैरिफाइड दिस। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन देयर टोटल इनकम। तो उनकी टोटल इनकम में ये ऐड नहीं की जाएगी, मेयरली बिकॉज दिस सैलरी गॉट क्रेडिटेड इन एनआरई अकाउंट विथ एन इंडियन बैंक बाय ट्रांस सीफेरर। ठीक है, तो उनको सिर्फ बिकॉज ऑफ इंडियन बैंक में उनके पैसे जमा हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दे हैव क्लैरिफाइड। तो व्हाट इज द आंसर? जेम्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दिस सैलरी। प्रैक्टिकल नंबर 8, हमारे जनक हैं, एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, अहमदाबाद ब्रांच से हैं। एक दिन बहुत खुशी के समाचार आए, उनकी ट्रांसफर हो गई सिंगापुर में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगापुर ब्रांच में उनकी ट्रांसफर हो गई 1 जून 18 से। अब उनकी मंथली सैलरी है 50,000 और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये सैलरी आप सिंगापुर में अब देना। डिटरमाइन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द एजम्पशन दैट जनक लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तय करना होगा। हाँ, तो पहले तो ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 जून और जीवन में पहली बार इंडिया छोड़ के सिंगापुर देखने जा रहा है एज एन ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बताइए मुझे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो अप्रैल में वो इंडिया में 30 दिन था, मई में 31 और 1 जून, ओह आई फेल टू इंक्लूड डे ऑन विच ही लेफ्ट इंडिया, दैट शैल बी आल्सो व्हाट इंक्लूडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, ऐसा मान लो 31 को उसने सिंगापुर के लिए छोड़ा। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो रहे हैं अभी टाइम बिंग? 61, अप्रैल और मई। अब जनक इंडिया पहली बार छोड़ रहा है, इसका मतलब बाय बर्थ और सिंस बर्थ ही हैपन टू बी वेयर इन इंडिया। चलो तो अब चेक करते हैं, इज ही रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? बोलो, डोंट टर्न द पेज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड टेल मी नंबर ऑफ डेज बिफोर यू। बोलिए क्या होगा, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? क्या कंडीशन है? बेसिक कंडीशन 182 दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो दिस इज 61। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी? 60 दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अर्लियर 4 years, हाउ मेनी डेज? 365 डेज। तो यहां 60 दिन हो रहे हैं, 61 दिन हो रहे हैं, तो जनक क्या कहलाएगा? यस, यू ऑल आर राइट, रेसिडेंट। ओह आई एम सॉरी, जनक क्या कहलाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि एडिशनल कंडीशन भी वो फुलफिल कर लेगा कि आज तक इंडिया छोड़ा ही नहीं, पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। एम आई राइट और नॉट? गलत। याद करें ब्रेक के पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कुछ एक्सेप्शन थे बेसिक कंडीशन के, याद आया कि नहीं? इफ इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर आउटसाइड इंडिया, तो जनक इज एन इंडियन सिटीजन
ही इज लिविंग इंडिया फॉर व्हाट? फॉर प्लेइंग मंजीरा? नो। फॉर व्हाट? हाँ, फॉर व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना था? एक ही बेसिक कंडीशन चेक करनी थी। कौन सी वाली? 182 दिन वाली। तो मैंने उस टाइम बताया था, हम उसके सामने देखेंगे। तो जनक को 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज बीइंग एन इंडियन सिटीजन ही लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। तो आई थिंक योर माइंड इज क्लियर। तो ध्यान दे, यहां जनक लेफ्ट इंडिया, therefore only first basic condition needs to be verified, and his presence is less than 182 days, therefore he is what? Non-resident। तो गलती ना करें, he is what? Non-resident for this year। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब मुझे बताइए उसकी टैक्सेशन क्या होगी। चलो, क्या होगी? अप्रैल और मई 2 महीने वो कहां था? इंडिया में। बंदा कौन है? नॉन रेसिडेंट है। सर्विसेज 2 महीने उसने कहां रेंडर की? इंडिया में, क्योंकि अहमदाबाद ब्रांच में था। फॉरगेट इट, उसकी सैलरी भी रिसीव कहां की उसने? अहमदाबाद में, क्योंकि उसके पहले तो इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं उसने। तो यहां रूल नंबर ए लग जाएगा, सैलरी इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन नॉन रेसिडेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा पहले 2 महीने के लिए। तो 50,000 इंटू 2 कर देंगे आप, तो 1 लाख रुपए जो है वो तो रिसीव हुई इंडिया में। तो रूल नंबर ए के मुताबिक जनक को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 10 मंथ्स, यानी जून से लेकर मार्च 19 तक? तो टेल मी, रिमेनिंग 10 मंथ्स सर्विस आर रेंडर्ड वेयर? इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया, सिंगापुर में। यानी प्लेस ऑफ अक्रूवल कहां है? आउटसाइड इंडिया। ये 10 महीने उसकी सैलरी जमा कहां हुई? डिपॉजिट कहां हुई? व्हाट ही रिक्वेस्टेड, क्वेश्चन में देखें, व्हाट ही रिक्वेस्टेड कि मेरी सैलरी आप सिंगापुर में ही जमा करिए। तो उसने रिसीव भी कहां की? आउटसाइड इंडिया। तो सैलरी एक्रूड आउटसाइड इंडिया, सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और बंदा कौन है? जनक नॉन रेसिडेंट है। कौन है? नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो बड़ा ऑब्वियस है, रूल नंबर जी अप्लाई हो जाएगा कि एनी इनकम एक्रूड एंड आउटसाइड इंडिया, accrued and received outside India, so that would not be taxed for whom? Non-resident. So nothing would be taxed as per rule number G। लेकिन जरा देखें तो आपने उसका स्टेटस क्या बताया था? आपने बताया था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते तो ये 10 महीने के लिए रूल नंबर जी में क्या होता? जरा देखें तो, चार्ट में आ जाइए। ये ABCDEFG ये कॉलम देखिए आप। अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता आपके मुताबिक और रूल नंबर जी पढ़े, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड वेयर आउटसाइड इंडिया, क्या लिखा है? तो टैक्सेबल हो जाता। तो आपका आंसर ही गलत होता। तो अब वो सेंटेंस समझ में आ रहा है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज हाईएस्ट, यानी पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्स होगी। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स इंसिडेंस इज लोएस्ट। नॉन रेसिडेंट है तो उसको 4 पॉइंट तक ही टैक्स देना है। पॉइंट नंबर EFG, ये 3 जो 5 पॉइंट है, 5, 6 और 7, EFG, उसको लेकर इंडिया में उसको टैक्स नहीं देना है अगर वो कौन है? नॉन रेसिडेंट। तो अब थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है आपको दिमाग में। तो अब मुझे बताइए कि जो एक्सेप्शन लिखा था बेसिक कंडीशन में सेक्शन 6 में कि 63 वाली कंडीशन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट वाले को अप्लाई नहीं होगी, वो एक्सेप्शन बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है? तो आप अगर वो नहीं होता तो जनक क्या कहलाता? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर जनक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता तो पूरे साल की इनकम कहां टैक्स होती? इंडिया में टैक्स होती। लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन लिखा, इसलिए हमने क्या कंक्लूड किया कि जनक इज व्हाट? नॉन रेसिडेंट। अगर जनक नॉन रेसिडेंट हो गए तो हमने देखा सेक्शन 5 में बाकी 10 महीने की उनको इंडिया में टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 6 इज बेनिफिशियल। तो अब याद क्या रखना है? अगर आपको इंडिया छोड़ना है फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको क्या छोड़ना है? इंडिया छोड़ना है फॉर एम्प्लॉयमेंट, पहले 182 दिन में इंडिया छोड़ दें तो आपका स्टेटस क्या बना रहेगा? नॉन रेसिडेंट बना रहेगा। फिर क्या करें? जहां भी आप जा रहे हैं वहां जॉब करें, वहां सैलरी रिसीव करें, तो उस सैलरी को इंडिया में कभी टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन मान लो आपको 182 दिन के बाद निकले तो, जैसे यही सम है, उसके अंदर हमने डेट कौन सी लगाई है, 1 जून 18 को हमारे जनक इंडिया छोड़ के गए। मान ले 1 नवंबर 18 को निकले तो 1 नवंबर, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 1 नवंबर, यानी 7 महीने जनक इंडिया में रहे, और बाद में वो सिंगापुर गया। अगर मैंने सम को मॉडिफाई कर दिया तो क्या बन जाता, 7 महीने यानी कितने दिन, रफली 210 डेज, एंड इट इज मोर देन हाउ मेनी डेज, 182 डेज। तो जनक क्या बन जाते, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बाकी 5 महीने जो सिंगापुर में काम करते वो भी टैक्स हो जाता, और सिंगापुर वाले भी शायद उनको टैक्स करते क्योंकि ही हैज रेंडर्ड सर्विस वेयर इन सिंगापुर। तो जनक की हालत खराब हो जाती। इंडिया विल टैक्स बिकॉज ऑफ ही इज रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया। सिंगापुर विल टैक्स फॉर 5 मंथ्स अगर वो 1 नवंबर को गए होते तो। वाई, बिकॉज ही रेंडर्ड सर्विस इन व्हाट, सिंगापुर। तो जनक की हालत तो और टाइट हो जाती। तो सलाह क्या है आपको, कभी भी आप इंडिया छोड़ना चाहते हैं, पहले 182 दिन में इंडिया छोड़ दे। 182 मीन रफली पहले 6 महीने, पहले 6 महीने में अप्रैल से शुरू करके सितंबर तक इंडिया छोड़ दे, तो आपका स्टेटस क्या रहेगा ये पूरे साल के लिए, नॉन रेसिडेंट। तो आप फॉरेन में जो कमाएंगे उसकी इंडिया में आपको फिर टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आई एम जस्ट लाइटली डिस्कसिंग विद टैक्स प्लानिंग एज वेल। फिर इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल 8 में मैंने लिखा है, क्या आपका आंसर बदलता जनक को लेकर अगर जनक ने यह बताया होता कि भाई मैं सिंगापुर जा रहा हूं, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरा लड़का सीए फाइनल में है और अभी उसकी एग्जाम बाकी है और नवंबर में उसका एग्जाम है, तो वाइफ और बच्चे यहाँ रुकने वाले हैं और अभी 2-3 महीने पहले मैं सिंगापुर ट्रांसफर हो जाता हूँ, फिर बच्चे की एग्जाम खत्म होगी तो पूरी फैमिली को मैं सिंगापुर बुला लूंगा, ठीक है। तो उसने रिक्वेस्ट क्या किया एसबीआई को कि आप मुझे वहाँ एकोमोडेशन सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे पैसों की सिंगापुर में जरूरत नहीं है, तो आप मेरी विनती है कि मेरी सैलरी आप सिंगापुर में नहीं अहमदाबाद में ही आप डिपॉजिट करें, सो दैट माय वाइफ कैन विड्रॉ दैट फंड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। तो मजे की बात यह है, जनक चले गए 1 जून को, यानी है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट क्या किया कि मेरी सैलरी आप कहां जमा करें, बोलिए मेरी सैलरी आप कहां जमा करें, अहमदाबाद में ही जमा करें, इवन दो आई एम वर्किंग एट सिंगापुर, लेकिन मुझे वहां पैसों की जरूरत नहीं है। क्या होगा, हाँ अब समझ में आ रहा है, कंचनजंगा सी फूड, बाबा रामदेव, जनक ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो सैलरी अहमदाबाद में ही डिपॉजिट करते तो क्या होता, पहले 2 महीने को लेकर तो रूल ए लगने वाला है, वाई, बिकॉज सैलरी इनकम इज रिसीव्ड वेयर इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन बाकी जो 10 महीने हैं वो भी वो रिसीव कहां कर रहे हैं, इंडिया में, अहमदाबाद में कर रहे हैं, तो वापिस रूल ए लग जाएगा उनको 10 महीने के लिए भी, इवन दो ही इज नॉन रेसिडेंट, इवन दो सर्विसेज आर रेंडर्ड वेयर आउटसाइड इंडिया मीन्स इन सिंगापुर, तो भी उनको 10 महीने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, यानी पूरे 12 महीने की सैलरी जनक की इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो व्हाट इज दी सजेशन, सजेशन क्या होगा, सजेशन क्या करना चाहिए, जनक को सिंगापुर में ही सैलरी रिसीव करनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर देखा। सिंगापुर में रिसीव करने के बाद अगर फैमिली को जरूरत है देन ही शुड रेमिट टू इंडिया, you should what, remit to India. So remittance will not decide taxation. What will decide taxation so far as India is concerned? Either receipt will decide taxation or place of accrual will decide taxation. कहां रिसीव करते हैं दैट में अफेक्ट योर टैक्सेशन, और कहां एक्रू होती है दैट में अफेक्ट योर टैक्सेशन, वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड। यानी वर्ल्ड वाइड आप रेमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैं यहाँ से कुछ डॉलर खिस्से में लेकर मैं अमेरिका घूमने गया, जैसे पूरे मई महीने में अमेरिका था, इसलिए मई 18 को लेकर मैं आपको पेपर एनालिसिस नहीं दे पाया। तो अब मैं कुछ डॉलर लेकर गया, अब वहाँ उन्होंने देखा कि मेरे पॉकेट में $10,000 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ अमेरिकन टैक्स अथॉरिटी ऐसा नहीं बोलेगी मेहुल भाई टैक्स दो, क्योंकि हमारे डॉलर आपके पॉकेट में है। आई एम जस्ट रेमिटिंग, इट इज माई income which has been taxed in India out of my saving. I am just transferring my saving XYZ places. So that will not decide taxation.
इन शॉर्ट जनक को क्या करना चाहिए, सिंगापुर में हर हालत में सैलरी रिसीव करनी चाहिए, उसके बाद जितनी भी जरूरत है यहाँ बच्चे को या फैमिली को उतनी यहाँ क्या करनी चाहिए, उसको रेमिट करनी चाहिए इंडिया के खाते में, देन जनक इज सेफ। लेकिन उसने गलती से सीधी रिसीव कर ली इंडिया में तो रूल नंबर ए लग जाएगा, जो हमने देखा था ना रॉबर्ट और माइकल वाला, कि रेंट इज रिसीव्ड बाय रॉबर्ट वेयर इन इंडिया, तो मर गया, काम से गया बेचारा। तो आई थिंक वेरी क्लियर, यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। बिफोर आई जंप ऑन पॉइंट नंबर 5, व्हाट द जॉब आई हैव डन, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मैं काम क्या कर रहा हूं। पढ़ाते वक्त मैंने क्या बताया सैलरी को लेकर, यू आर लेस कंसर्न और यू आर नॉट कंसर्न हु इज योर एम्प्लॉयर, यू आर नॉट कंसर्न वेदर यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसलिए मैंने सम इस तरह बनाया, देखा, पहला सम बुश का था, बोलो उसका एम्प्लॉयर कौन था, फॉरेन एम्प्लॉयर। बुश भी कौन था, नॉन रेसिडेंट, फिर भी उसको 3 महीने के लिए क्या करना पड़ा, इंडिया में टैक्स देना पड़ा। आपने देखा कि नहीं। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया जनक का, जनक क्या है, इंडियन एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर भी कौन है, इंडियन एम्प्लॉयर है। ऊपर वाले में क्या था, बुश में फॉरेन एम्प्लॉय फॉरेन एम्प्लॉयर, यहां इंडियन एम्प्लॉय इंडियन एम्प्लॉयर, तो भी नॉन रेसिडेंट बन गया, उसको भी टैक्स देना पड़ा पहले 2 महीने के लिए। क्यों, बिकॉज ही रिसीव्ड सैलरी वेयर इन इंडिया, ही रेंडर्ड सर्विसेज वेयर इन इंडिया। समझ में आ रहा है। तो इन शॉर्ट माय पॉइंट इज यू शुड नॉट थिंक मच। मैंने जो स्टेप दिखाया आपको, ये स्टेप थोड़ा पकड़ लें। स्टेप क्या दिखाया, पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस तय कर लें, फिर सेक्शन 9 में कहाँ फॉल हो रहा है, अगर वो बंदा नॉन रेसिडेंट है तो इसके पर फोकस करें, फिर सोचे कोई एग्जेम्पशन है उसके लेकर तो ठीक है, नहीं है तो उसकी टोटल इनकम तय करें और उसकी क्या करें, टैक्स लायबिलिटी पूछिए तो वो तय करें। तो बेसिक स्टेप दिमाग में डालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं परेशान करने वाला हूं आपको आज, सब लोग है ना मेरे साथ। सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, सोच रहे हैं बच्चे, सर पेड बाय गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट तो कितने सारे एम्प्लॉय हैं, यानी बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर ये सेक्शन लिखने की क्या जरूरत थी भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बड़ा ऑब्वियस है, उसकी सैलरी कहाँ टैक्स होगी, इंडिया में ही टैक्स होगी ना सर। लेकिन ये ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लेकिन वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं इंडिया के बाहर। अब आप सोच रहे हैं सर ये ऐसे कौन से एम्प्लॉय होंगे, तो याद करें, आपने ये सारा तो ऐसे शायद आपने एग्जाम भी दिया होगा यूपीएससी का, उसमें हाईएस्ट रहता है इंडियन फॉरेन सर्विस, फिर मोस्टली रहता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। तो ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस हैं वो बंदे रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय, वो कहलाएंगे क्या, दूसरी कंट्री में राजदूत, एम्बेसडर, ये सारी, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पुरानी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये राजदूत, एम्बेसडर, दे आर बीइंग अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अदर कंट्री। तो हो सकता है कि कोई बंदा आईएफएस लेवल पे सिलेक्ट हो गया यूपीएससी में और उसकी पोस्टिंग हुई मान लो अमेरिका में एज ए व्हाट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अब उसको सैलरी कौन चुकाएगा, बॉर्ड ऑफ यूएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुकाएगी। हाँ के ना, हाँ के ना। लेकिन वो सर्विसेज रेंडर कहां कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, लॉजिकली सोचे तो उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, वो इंडिया कब आएगा, बहुत रेयर। कहीं मान लो नरेंद्र मोदी जी ने बुला लिया या सुषमा स्वराज जी ने बुला लिया तो आएंगे, या मान लो कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो गई तो आएंगे, या किसी की कोई शादी है तो आएंगे, यानी कोई सोशल ओकेजन पे इंडिया आएंगे। बाकी मोस्टली वो कहां रहेंगे, आउटसाइड इंडिया। मान लो उसकी यूएस से रसिया में ट्रांसफर हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑर्डर भेज देगी, यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू रशिया, तो वो सीधा यूएस से कहां चला जाएगा, रसिया चला जाएगा। तो उनकी इंडिया में प्रेजेंस क्या रहेगी, बहुत मामूली, ओनली फॉर सोशल कमिटमेंट, इट इज विच इज बाउंड टू बी लेस देन व्हाट, 60 days, फॉरगेट 182 days। तो दे आर ऑलवेज व्हाट, नॉन रेसिडेंट। नाउ टेल मी, दे आर नॉन रेसिडेंट, they are rendering service where, outside India, they are receiving salary where, outside India। तो उनको कौन सा रूल लगेगा, भूल जाते हैं सब कुछ, कौन सा रूल लगेगा। मैं बात कर रहा हूं इंडियन एम्बेसडर अपॉइंटेड इन यूएस, रेंडरिंग सर्विस वेयर, आउटसाइड इंडिया, रिसीविंग सैलरी वेयर, आउटसाइड इंडिया, स्टेटस इज व्हाट,
नॉन रेसिडेंट, तो कौन सा रूल लगेगा ABCDEFG में? जी क्या कहता है? एवरी इनकम अदर देन बिजनेस प्रोफेशन इनकम। तो ये तो सैलरी इनकम है, विच इज रिसीव्ड एंड एक्रूड वेयर? आउटसाइड इंडिया। इफ इट इज रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और बंदा कौन है? नॉन रेसिडेंट। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स। हाँ क्या ना? तो उसको इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि भाई ये हमारा एम्प्लॉई है, उसको सैलरी हम दे रहे हैं, तो उसकी सैलरी इंडिया में ही टैक्स होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हमें उसको हमारी कंट्री में ही टैक्स करना है। जब हमें उसको हमारी कंट्री में टैक्स करना है तो रूल जी में तो वो फॉलो हो रहा है, तो टैक्स तो कर सकते नहीं गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? हाँ, लिफ्ट करा दें। क्या करा दें? लिफ्ट करा दें। और गवर्नमेंट ने क्या किया? इस बंदे को यहां से उठाकर पॉइंट नंबर डी में डाल दिया। पॉइंट नंबर डी यानी सेक्शन 9, इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया। यानी इस बंदे की इनकम सही में इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको सेक्शन 9 के अंतर्गत मान लेगी दैट इट इज डीम टू एक्रू राइज वेयर? इन इंडिया। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 9 में आ जाइए। कुछ बच्चे परेशान है, सर ये ऊपर नीचे क्या करना है, थोड़ा अटेंशन तो देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 9 की पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। उसमें क्या लिखा, आप पढ़े तो? सैलरी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुकाई, किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया को, सर्विसेज रेंडर्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया, इट इज स्टिल डीम्ड टू एक्रू राइज वेयर? इन इंडिया। तो ऐसे बंदे को इंडिया में ही टैक्स देना है। तो एक क्लैरिटी आ गई। तो किसकी बात कर रहा हूं? एम्बेसडर, राजदूत हु आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they are rendering service where? Outside India. They are receiving salary where? Outside India. That salary is deemed to accrue rise where? In India. That's why it is going to be taxed where? In India. ठीक है। हाँ, एक गवर्नमेंट को उनको रिलैक्सेशन दिया है सेक्शन 10 में, और 10 में लिखा है कि उनको जो अलाउंस दिए जाएंगे भारत गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ अमेरिका में उनको कोई पर्क दिए जाएंगे, बड़ा ऑब्वियस है, भारत का राजदूत है तो बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ी गाड़ी, 3-4 गाड़ी शायद देंगे, बहुत बड़ी सर्वेंट की टीम, तो पर्क भी मिलेंगे और अलाउंस मिलेंगे। तो बोलते हैं आप चिंता मत करें, क्योंकि उसको डॉलर में कैलकुलेट करें और उसकी सैलरी में ऐड करके फिर उसको उससे टैक्स ले, तो शायद ऐसा हो सके कि उसको बेसिक में से टैक्स चुकाना पड़े, क्योंकि पर्क की वैल्यूएशन तो कितनी जाएगी अमेरिका में, और वो भी डॉलर में। इसलिए उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करें, आप आराम से भारत को रिप्रेजेंट करें, हम आपको एग्जेम्पशन दे रहे हैं 2 इनकम को लेकर, एक अलाउंस और दूसरा क्या? पर्क। ठीक है। तो उसको लेकर कैसे आपको टेस्ट कर सकते हैं? पे अटेंशन। हमारे नयन कुमार हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी एट जापान, टोक्यो जापान। ठीक है। अब ये नयन कुमार, उनकी जो डिटेल है, उनकी जो सैलरी वो हमें बता रहे हैं। उनका बेसिक पे है 1.5 लाख प्रति मास, फिर डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सम्चुरी अलाउंस, रेंट फ्री रेसिडेंस, उसकी लाइसेंस फी है, और बोनस, इतना उनको मिला है। और क्वेश्चन है आपके सामने कि उनकी टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी अलाउंस इस पर्क बताइए, एज्यूमिंग दैट ही रिसीव्ड सैलरी इन जापान एंड ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर विच ईयर? प्रीवियस ईयर। लॉजिकल है, वो नॉन रेसिडेंट ही रहेंगे, मैंने आपको बताया। चलो क्या होगा, बोलो क्या एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10(7) के जरिए? मैंने अभी आपको येलो मार्क करके दिखाया, क्या एग्जेम्प्ट होगा? अलाउंस और पर्क सारे एग्जेम्प्ट होंगे। तो डियरनेस अलाउंस, उसको टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्स नहीं लगेगा, सर्वेंट अलाउंस कोई टैक्स नहीं लगेगा, सम्चुरी अलाउंस कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर्क को लेकर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी सिर्फ 2 आइटम टैक्सेबल होगी, उसकी सैलरी 1.5 लाख और उसकी बोनस 75,000। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ रेसिडेंस स्टेटस तय करके दिया है, तो आपको लिखने में क्या करना पड़ेगा? पहले सेक्शन 9 लिखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट में, लेकिन सेक्शन 9 लिखनी पड़ेगी। देयर इनकम इज डीम्ड टू एक्रू राइज वेयर? इन इंडिया, बट ही कैन अवेल बेनिफिट ऑफ व्हाट? सेक्शन 10(7). एंड फाइनली ही वुड बी टैक्सेबल फॉर 2 आइटम्स इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाट? बेसिक एंड बोनस। तो ही हैज टू पे टैक्स ऑन व्हाट? 18,75,000। क्लियर? अब बहुत इंटरेस्टिंग, पे अटेंशन। सर एक सवाल उठा दिमाग में, आपके दिमाग में उठता है और आपके दिमाग में सवाल उठता है, आप मुझे पूछते हैं और मैं आपके लिए लिख देता हूं।
इतने सालों में मैंने यही काम किया है। आपने जितने सवाल पूछे उतने कि मैंने जवाब दिया और मुझे सही ढंग का सवाल लगा, यानी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने क्वेश्चन में जोड़ दिया। तो दिस इज व्हाट दी कंपाइलेशन इज, और वी कैन से कलेक्शन इज। तो जो भी मैं कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं, इसलिए कुछ नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इतने सारे सवाल कैसे लिख लेते हैं आप, ये तो आपने पूछे इसलिए मैंने लिख लिए। अब सवाल ये उठेगा, सर ये टोक्यो जापान में हमारा बंदा जापान में रिप्रेजेंट कर रहा है, सर उल्टा भी होगा ना? उल्टा क्या होगा? जापान का कोई बंदा इंडिया में आएगा, क्योंकि जापान की मान लो ऑफिस है दिल्ली में, तो जापान एम्बेसी है, उसके अंदर जापान से कोई रिप्रेजेंट करने आएगा, वहां का भी कोई आईएफएस जैसा कोई आदमी होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला, सॉरी इंडियन नहीं, जापान फॉरेन सर्विस, जेपीएस वाला, बोलो। तो सर उसको तो फिर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? दो रीजन है। एक, वो सर्विस कहां रेंडर कर रहा है? इंडिया में। इफ सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया, अभी हमने देखा ये धरती सोना उगले, हीरा उगले, मोती उगले, पसीना बहाया तो टैक्स भी उगले। तो ये जापानीज एम्बेसी का जो हेड है, अगर वो इंडिया में है तो ही इज रेंडरिंग सर्विस वेयर इन इंडिया, फॉरगेट इट, वो सैलरी रिसीव भी कहां करेगा? जनरली इंडिया में। तो इज रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया, ही इज रिसीविंग सैलरी वेयर इन इंडिया। और आगे जाके क्या होगा? 182 दिन से ऊपर वो ठहरेगा तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बन जाएगा। और धीरे धीरे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकता है, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो सर इनका क्या होगा? है सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में। ये आपका ही सवाल था तो फिर मैंने लिख लिया आपके लिए। तो पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, प्रैक्टिकल नंबर 10। हमारे जोसेफ, सब लोग मेरे साथ, हमारे जोसेफ जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, अमेरिकन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इंडिया में ट्रांसफर किए गए टू एज्यूम चार्ज ऑफ अमेरिकन एम्बेसी। अब सवाल यह है जो मैंने आपको बताया, सर्विसेज रेंडर कहां हुई? इंडिया में, तो सैलरी विल बी एक्रूइंग वेयर? इन इंडिया। इसलिए जोसेफ आपसे मशवरा चाहते हैं कि क्या मुझे अमेरिका के एम्प्लॉय को, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ यूएस, गवर्नमेंट ट्रंप का मैं एम्प्लॉय हूं, और मुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? आपकी सेक्शन 9 इतनी खराब है, अमेरिका से टैक्स लेती है। तो जोसेफ हमारी एडवाइस मांग रहे हैं। चलो, तो अगर सेक्शन 9 पढ़े तो बात बराबर ही है कि जोसेफ इनकम इज डीम्ड टू एक्रोडाइज इंडिया, वाई? बिकॉज सर्विस आर रेंडर्ड वेयर? इन इंडिया। तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। व्हाट कैन बी ऑफ हेल्प टू जोसेफ? एग्जेम्प्ट इनकम, सेक्शन 10। याद रहे, जब भी मैं बोलूं सेक्शन 10, इसका मतलब एग्जेम्पशन, इसका मतलब चार्जेबिलिटी पक्की होनी चाहिए, तो ही एग्जेम्पशन लिखा गया होगा। तो चार्जेबिलिटी कहां लिखी है जोसेफ की? सेक्शन 9 में। क्यों? क्योंकि सर्विस रेंडर कहां कर रहा है? इंडिया में। तो ये क्लैरिटी पहले आपके दिमाग में फिट हो जानी है कि जोसेफ इंडिया में सर्विस दे रहा है, इसलिए चार्जेबिलिटी है, इसलिए जोसेफ को एग्जेम्पशन की जरूरत है। तो थैंक गॉड सेक्शन 10(6)(2) जोसेफ को हेल्प करेगी। क्या कहती है? ध्यान से पढ़ना। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑफ एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, उनके बंदों को एग्जेम्पशन मिलेगा। और ही इज अ स्टाफ मेंबर ऑफ दीज ऑफिशियल। मान लो कि वो हेड नहीं है लेकिन उसका स्टाफ मेंबर है और वो सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में, देन दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट। लेकिन वापिस हम कुछ भी मुफ्त में नहीं देते हैं। हमारा एग्जेम्पशन भी क्या रहता है? कंडीशनल रहता है, कुछ भी मुफ्त में। और भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं गीता में कि तुम श्रम करो मुफ्त में, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री। ठीक है। और भगवान ये भी एश्योरेंस देते हैं कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वेरी क्लियरली ही हैड सेड, वेरी क्लियरली। ठीक है। तो अब ये 3 कंडीशन, तो इनकम टैक्स भी जानती है भगवान कृष्ण का रूल, इसलिए कुछ भी मुफ्त में नहीं देती है। तो पढ़े, पहली कंडीशन, ही शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके। हिज रेम्यूनरेशन, ये नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रेम्यूनरेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंजॉय सिमिलर एग्जेम्पशन इन दैट कंट्री। यानी हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन रख दी कि हमारा टपोरी, यानी हमारा बंदा अगर यूएस में काम कर रहा है और यूएस हमारे बंदे से टैक्स ले रही है, तो फिर उसके बंदे को हम नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन हमारे बंदे को अगर वो वहां एग्जाम करती है यूएस में, तो उसके बंदे को भी हम एग्जाम कर देंगे कंडीशन नंबर बी में। तो कंडीशन नंबर बी क्या कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा ही लेवल का एम्प्लॉय शुड ऑल्सो गेट एग्जामेशन इन दैट कंट्री। दैट इज कंडीशन नंबर बी। एंड कंडीशन नंबर सी, यहां उसको कोई बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं जुड़ना है, यानी उसको एम्बेसी का ही काम करना है। यू शुड नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस प्रोफेशन और सम अदर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर ये तीन कंडीशन फुल कर लेता है तो जोसेफ की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम। अब हो सकता है ना, इंडिया, आपको मालूम है इंडिया, यू माइट बी अवेयर, इंडिया गिव्स ड्यूअल सिटीजनशिप। और मान लो कि हमारी ये जोसेफ थे, ये जोसेफ कितने सालों पहले वो इंडिया छोड़ के यूएस में सेटल हो गए, और यूएस में अभी उनका वेटेज इतना बड़ा हो गया और इंडियन का वेटेज यूएस गवर्नमेंट बढ़ ही रहा है। तो ये जोसेफ जो है उनको इंडिया भेजा गया, बिकॉज बेसिकली उनका बर्थ वगैरह कहाँ से था, इंडिया से था। तो उनको अमेरिकन एम्बेसी का हेड बना के इंडिया में भेजा गया। अब ये जोसेफ जो है वो उनका बर्थ इंडिया में हुआ था, और इंडिया अलाउज देम टू कीप व्हाट, ड्यूअल सिटीजनशिप। तो जोसेफ अमेरिकन सिटीजन भी है और इंडियन सिटीजन भी है। तो मेरा सवाल यह है, क्या आपका आंसर बदलता अगर जोसेफ इंडिया के सिटीजन होते? मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्या आपका आंसर बदलता अगर जोसेफ इंडियन सिटीजन होते? तो जोसेफ मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कंडीशन देखेंगे, एग्जेम्पशन तभी है अगर जोसेफ इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडियन एम्प्लॉय विल एंजॉय सिमिलर एग्जेम्पशन इन यूएस, और थर्ड, जोसेफ इज नॉट एंगेजिंग व्हाट, एनी बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ही जोसेफ को एग्जेम्पशन है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है, जोसेफ शुड नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता हूं कि अगर जोसेफ सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इसका मतलब कि जोसेफ पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो सेक्शन 1062 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर 1062 का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो रेम्यूनरेशन जो जोसेफ कमाएंगे, इवन इफ ही इज ए हेड ऑफ द एम्बेसी इन यूएस, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, देन ऑल्सो ही हैज टू पे टैक्स इन इंडिया। तो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन 1062। ये कंडीशन ध्यान से देखनी। आई होप यू आर एंजॉइंग नाउ and getting more and more clarity about the fundamental section 9। याद रहे, रिपीटेडली बोल रहा हूं, हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, डिटेल सेक्शन 9। उसके अंदर अकेला बिजनेस कनेक्शन शायद हम 2.5 घंटे पढ़ेंगे, वोडाफोन केस शायद 1 आध घंटा देखेंगे, रॉयल्टी इंटरेस्ट वगैरह शायद और 1-1.5 घंटा देखेंगे, तो 4-5 घंटे का काम है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वंस यू हैव गेट क्लैरिटी यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर डिविडेंड को लेकर लिखा है कि 914 नाम का क्लोज है, डिविडेंड इनकम, कि डिविडेंड इनकम इज डीम्ड टू एक्रूडाइज इन इंडिया इफ इट इज पेड बाय एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी से आया हुआ डिविडेंड इज ऑलवेज डीम्ड टू एक्रूडाइज इन इंडिया। अब आप बोलेंगे सर इंडियन कंपनी का डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है, लेकिन एग्जेम्प्ट जब मैं बोलूं उसके पहले टैक्सेबिलिटी आएगी। टैक्सेबिलिटी कहां लिखी है, आप समझ में आया, सेक्शन 9 में। यानी कोई फॉरेन शेयर होल्डर है और इंडियन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और इंडियन कंपनी उनको डिविडेंड चुका रही है, तो वो डिविडेंड पहले क्या मानी जाएगी, डीम्ड टू एक्रूडाइज वेयर इन इंडिया। हाँ, वो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन ले सकता है, सब्जेक्ट टू विच सेक्शन 115 बीडी है। तो डिविडेंड इनकम, कुछ बच्चे इस तरह क्यों देख रहे हैं, 115 बीडी याद नहीं है? याद है कि नहीं? तो उसको ध्यान रखना है। कोई फॉरेनर है, अगर उसने इंडियन कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उनकी डिविडेंड एग्जाम, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट, 115 बीडीए सेक्शन, 10 लाख वाला कुछ क्लोज था ना। अब कुछ बच्चे परेशानी में आ गए, सर ये नॉन रेसिडेंट को अप्लाई होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताइए अगले लेक्चर में। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट, आई होप यू आर जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द चैप्टर नॉन रेसिडेंट। पढ़ते हैं अब इंटरेस्ट को लेकर, और एक ये सेक्शन है 91V, क्लोज नंबर 5 या क्लोज नंबर V, और थोड़ा आगे हम देखेंगे रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, दैट इज क्लोज नंबर 6 एंड 7। अब ये जो 7, 8 और 9 यानी 3 की पैर है, मैं लिख रहा हूं, ये 1976 में अमेंडमेंट किए गए थे। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर
टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, क्यों ये अमेंडमेंट आए थे, पहले इसको समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ा इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, पे अटेंशन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट एंड वन मोर एग्जांपल वी टेक इट ऑफ रॉयल्टी एंड देन वी विल गो टू द थियोरी इन डिटेल। हुआ कुछ ऐसा कि हमारा देश आज भी ऐसे तो गरीब तो है ही, यानी फाइनेंशियली तो तकलीफ में है ही, लेकिन उन दिनों तो बहुत दिक्कतें थी हमें। यानी मैं बात कर रहा हूँ जब मुझे थोड़ी समझ आई और मैं सीए बना 1996 की, और उसके पहले 92 से जब मैंने सीए ज्वाइन किया और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए, तो नॉर्मली न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन रहती थी हर महीने कि इंडिया ने आज वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा उठाया एज ए लोन, इंडिया ने आज एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, इंडिया ने आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। यानी इंडिया इज ऑलवेज रेजिंग फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह आएगा न्यूज़पेपर में कि XYZ फॉरेन कंपनी ने इतना पैसा बोरोइंग किया फॉरेन बैंक से उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो इट वाज वेरी कॉमन, ध्यान दें, इट वाज वेरी कॉमन दैट वी वर बोरोइंग। नाउ टेल मी हु इज द बोरोअर? इंडियंस आर द बोरोअर। अब बोरोअर हम लोग हैं, तो जो लेंडर हैं वो थोड़ी इंडिया में ऑफिस खोलेंगे, क्योंकि जो जिसको पैसे की जरूरत है तो वो ढूंढते ढूंढते कहीं भी चला जाएगा दुनिया में। तो नॉर्मली ये जो नॉन रेसिडेंट जो हमें फाइनेंस करते थे, ये नॉन रेसिडेंट की इंडिया में कोई ऑफिस नहीं थी। मैं 1976 के पहले की बात कर रहा हूं, इंडिया में कोई ऑफिस नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको अप्रोच करेंगे उसकी कंट्री में, तो वी विल पर्सनली विजिट इस कंट्री। मान लो ये यूएस से हैं, तो हम यूएस जाएंगे नॉन रेसिडेंट के पास। मान लो बैंक है वहाँ की, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका, उसके पास जाएगा हमारा इंडियन, प्रोजेक्ट दिखाएगा, मुझे पैसा चाहिए। तो अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका है या कोई नॉन रेसिडेंट है वहाँ जो फाइनेंस करना चाहता है, वो बोलेगा ठीक है, आप आपके सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार करवा लेते हैं, फिर आप आ जाना, वापस बुला लेंगे, फिर यहाँ सारे सिग्नेचर कर देंगे। तो जो लोन एग्रीमेंट है, मैं एक एक वर्ड लिखते जा रहा हूँ, लोन एग्रीमेंट है वो भी इंडिया में नहीं हो रहा है, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है कहाँ? आउटसाइड इंडिया। उनकी कोई इंडिया में ऑफिस नहीं है, लोन एग्रीमेंट भी इंडिया में नहीं हो रहा है। फिर ये एग्रीमेंट जो हो रहा है वो लोकेशन भी इंडिया नहीं है, वो यूएस उसको बुला रहे हैं, भाई तुम साइन करने के लिए यहां आओ। फिर उसको लोन का चेक देंगे, वो चेक भी कहां दे रहे हैं? हैंडिंग ओवर द चेक। मैं सब कुछ लिख रहा हूं धीरे धीरे, इसलिए आपको समझ आया कि क्यों अमेंडमेंट आया। हैंडिंग ओवर द चेक वो भी कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, नॉट इन इंडिया। फिर ये बंदा चेक लेकर आया, यहां जमा करवाया, लोन मिल गया, अब उसको हफ्ते चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, तो इंटरेस्ट वो यहां से चुकाएगा, लेकिन रिसीव कहां होगा? आउटसाइड इंडिया। तो रिसीव्ड ऑल्सो वेयर? नॉट इन इंडिया, और वी कैन से रिसीव्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया। तो अब मुझे बताइए, तो एग्रीमेंट कहां हुआ? आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ अक्रूवल इन इंडिया क्या? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां हुआ? आउटसाइड इंडिया। बंदा कौन है? नॉन रेसिडेंट। कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम। इंडिया में कोई ऑफिस भी नहीं है। तो पॉइंट नंबर क्या होगा? पहले हम सेक्शन 5 में चले जाते हैं, ABCDEFG जो 7 रूल हमने देखे हैं सेक्शन 5 में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें बिजनेस इनकम को लेकर आप पॉइंट नंबर F पढ़ें। पॉइंट नंबर F मैं येलो मार्क कर रहा हूं, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब पिंक मार्क कर रहा हूं, एक्रूड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम ए प्लेस वेयर? आउटसाइड इंडिया। और बंदा कौन है? नॉन रेसिडेंट। तो कोई टैक्स होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि हम तो आपके जो सेक्शन 5 में आपने लिखा है उसके हम रूल नंबर F में, जो मेहुल सर ने बताया, उसमें फॉलो रहे हैं, तो हमें कोई इंडिया में टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों टैक्स दें? हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई आपको इंटरेस्ट इनकम की कमाई हो रही है, आप यूएस में बैठे हैं मिस्टर नॉन रेसिडेंट, आपको इंटरेस्ट इनकम की कमाई हो रही है क्योंकि हमारे बंदे ने बोरो किया है। हमारा जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसने बोरो किया है, वो इंटरेस्ट चुका रहा है, इसलिए आपको इंडिया में टैक्स देना चाहिए। अगर हम लोग बोरो नहीं करते तो आप टैक्स कैसे दे सकते? आप कैसे कमाते इंटरेस्ट? दैट वाज द बेसिक आर्ग्यूमेंट। और सेकंड क्या था? गवर्नमेंट इंडिया को क्या दिक्कत थी?
मैं दिखाता हूँ छोटी सी, थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा। हम सेक्शन 9 जब यूनिट जी देखेंगे तब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जिस इंडियन कंपनी ने बोरो किया ये यूएस नॉन रेसिडेंट से, ये इंडियन कंपनी उसके P&L में ये इंटरेस्ट तो डेबिट करेगी क्योंकि बोरोड फंड्स आर यूज्ड वेयर इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी इंडियन कंपनी की टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर एन इंडियन कंपनी। और सामने जो इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है बंदा, ये इंटरेस्ट इनकम जो अर्न कर रहा है उसको कोई टैक्स है नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा रूल नंबर F के मुताबिक, बिकॉज इंटरेस्ट income is accrued outside India, received outside India, their business activity, they are financer, their activity is also controlled where outside India, और वो है कौन, नॉन रेसिडेंट, तो वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। और उल्टा इंडियन कंपनी उनको जो इंटरेस्ट चुका रही है उसकी क्या हो रही है, हाँ, उसकी डिडक्शन ले रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोनों तरफ से चाटा पड़ रहा है, एक तो यहां इंडिया में टैक्सेबल इनकम कम हो रही है और सामने जो कमा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है। इसलिए ये झगड़ा चल रहा था काफी टाइम से, डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्री का, क्योंकि पैसे किसके पास हैं, डेवलप कंट्री के पास। ऐसा ही झगड़ा कुछ रॉयल्टी को लेकर था। सेम, मान ले हमारे पास टेक्निकल नॉलेज थी नहीं, हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट करने थे, मान लो अब अभी जो वेफर खाते हैं, पोटैटो वेफर, बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग शेप के, हार्ट के शेप की, ये शेप की, वो शेप की, इसके सारे मशीन, इसकी नोहाउ किसके पास है, फॉरेनर के पास। अब ये प्रोजेक्ट मुझे इंडिया में लगाना है तो मैं उनकी मर्जी पे हूं, तो बोलेंगे ठीक है हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, आपको मशीन भी सेल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम इंडिया में कोई ऑफिस नहीं खोलेंगे, हम इंडिया में कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आपको हमारे यहां आना पड़ेगा, हम आपको सारी नोहाउ फॉरेन में ही दे देंगे, आपको सारा जो भी है, अभी तो डिजिटल है, उन दिनों तो क्या था, पेपर वर्क था, सारा पेपर वर्क हम हमारी कंट्री में ही आपको हाथ में दे देंगे। और मान लो आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है तो हम आपको एम्प्लॉय चुन देंगे, उसको आप उठा के आपके एम्प्लॉय के हिसाब से ले जाओ, यानी वो हमारे एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, आपके एम्प्लॉय, आपके पेरोल पे एम्प्लॉय रहेंगे, आप यहां से उठा के ले जाओ। इन शॉर्ट हम सारी सर्विसेज हमारी कंट्री में बैठे बैठे देंगे, नो-हाउ भी हमारी कंट्री में बैठे बैठे देंगे, एग्रीमेंट भी हमारी कंट्री में साइन करेंगे, आपको पेमेंट भी हमें हमारी कंट्री में देना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज वेयर, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड वेयर, आउटसाइड इंडिया, इनकम, रॉयल्टी इनकम इज रिसीव्ड वेयर, outside India, transfer of know-how is done also where, outside India, तो nothing will be taxed where, in India। उनके बंदे वो आपको दे देंगे, आप ले जाओ आपके एम्प्लॉय, यानी अब हमारे एम्प्लॉय नहीं, तो अब एम्प्लॉय किसके हो गए, इंडियन कंपनी के हो गए, तो वो उनके एम्प्लॉय भी नहीं है, तो यू कांट प्रूव एनीथिंग फॉर देम। तो उनको जो रॉयल्टी इनकम मिल रही थी इंडिया में प्रोजेक्ट बेचने से, उसको भी लेकर वो टैक्स नहीं दे रहे थे, जिस तरह मैंने आपको बताया इंटरेस्ट इनकम को टैक्स नहीं दे रहे थे। हमारी आर्गुमेंट ये थी डेवलप कंट्री की कि अगर हम आपके प्रोजेक्ट ना लें, अगर हम आपसे फाइनेंस ना लें तो आप करेंगे क्या। अभी मैंने बताया कि एवरी एग्जिस्टेंस इज को डिपेंडेंट, नहीं वो ओल्ड जर्सी न्यू जर्सी मैंने बताया आपको, कि यानी मान लो किसी के कम मार्क आए, इसका मतलब कि किसी के ज्यादा आए, अगर उसके ज्यादा आए होते तो उसके कम आते, तो आपकी एग्जिस्टेंस को डिपेंडेंट है, यानी उसके ऊपर आधारित है। लेकिन दुखी होते हैं, मेरे फ्रेंड का रैंक आया मेरा नहीं आया, लेकिन उसकी रैंक लाने में आपका सहयोग है, आप सहयोग नहीं देखते हैं, आप चिंता करते हैं, गलत। तो यहां हमारा भी आर्गुमेंट यही था 1976 के पहले कि भाई आप सहयोग देखें, आप ऐसा ना देखें आप डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर हम आपसे लेना ही मांगना ही बंद कर दे, हम तो कुछ भी, हमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हम तो बुलॉक कार्ट चला लेंगे, हमें कोई आपकी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए भाई, हमें कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है, हम तो ट्रंक कॉल चलाते ही थे, आसान काम था हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइफ अच्छी थी हमारी, तो पॉल्यूशन भी नहीं था हमारी कंट्री में। ये तो आपकी टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर ली, इतने सारे व्हीकल हो गए, दिल्ली में सांस लेनी मुश्किल पड़ रही है अभी तो हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमारा सहयोग है, तो यू कांट सिंपली से कि एग्रीमेंट वहां कर लिया तो हम इंडिया में टैक्स नहीं देंगे। इसलिए गुस्सा होके फिर जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हम सारे पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में, तो उसमें फिर तय हुआ कि ठीक है आप टैक्स कर सकते हैं, और ये टैक्स करने के लिए उन्होंने सेक्शन 9 में ये 3 क्लोजेज लगाए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आई थिंक, मुझे लगता है पोएम तो आज हम नहीं देख पाएंगे, लेक्चर पहले ही, चलो फटाफट देखते हैं, वील लेट अस सी कितना टाइम जाता है इसके पीछे। इंटरेस्ट को लेकर पे अटेंशन, सब लोग मेरे साथ।
इंटरेस्ट इनकम इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया। अभी हमें सोचना है फ्रॉम द एंगल ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये इनकम अर्न कौन कर रहा है भाई? नॉन रेसिडेंट। उस एंगल से हमें सोचना है। तो इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए डीम्ड टू एक्रूराइज मानी जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन हु पेज इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कौन चुका रहा है। और समटाइम्स इट में डिपेंड्स ऑन वेयर दी बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड, यानी जो हम फंड बोरो कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट से, वो कहां हम यूज कर रहे हैं, वेयर दे आर डिप्लॉयड। तो हु पेज इंटरेस्ट एंड समटाइम्स व्हाट, वेयर दी बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड। ये दोनों लेकर उन्होंने सेक्शन 9 में लिखा, 9(1)(v). सब लोग मेरे साथ चलो। वो कहते हैं, पहला क्लोज हम पढ़ते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट चुका रही है तो वो इंटरेस्ट नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या मानी जाएगी? डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, यानी नॉन रेसिडेंट को उस इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या होंगे? बेस्ट एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पेपर खरीदे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट ने पेपर सब्सक्राइब किए, तो गवर्नमेंट उसको क्या चुकाएगी? इंटरेस्ट। तो हु पेज इंटरेस्ट? गवर्नमेंट। देन दैट इंटरेस्ट अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया अंडर विच सेक्शन 9, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी व्हाट? टैक्सेबल। बैठ गया पहला एग्जाम्पल। दूसरे को लेकर मैंने एग्जाम्पल लिखा है और तीसरे को लेकर भी एग्जाम्पल लिखा है। हाँ, कुछ बच्चे सोच में पड़ गए, सर गवर्नमेंट इंटरेस्ट चुका रही है तो सामने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। जरूर देना पड़ेगा भाई, इट इज डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया। तो कुछ बच्चे के दिमाग में जरूर सवाल उठेगा, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट चुकाती है, तो क्या सर वर्ल्ड बैंक को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? तो सेक्शन 9 बोलती है जरूर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर एग्जेम्पशन है तो कहां पढ़ने पड़ेंगे हमें? सेक्शन 10 में। तो हम सेक्शन 10 हमने अलग से यूनिट बनाया है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट। एशियन डेवलपमेंट बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, हु इज पेइंग इंटरेस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको? एशियन डेवलपमेंट बैंक को। तो क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? सेक्शन 9 बोल रही है जरूर देना पड़ेगा। कि उनकी इनकम क्या मान ली जाएगी? डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय व्हाट? पेड बाय हुम? आई एम सॉरी, बाय हुम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैठ रहा है। कुछ एग्जाम्पशन होंगे तो कहाँ होंगे? सेक्शन 10 में। अगर सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन नहीं है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में कुछ एग्रीमेंट हुए होंगे, तो हम देखेंगे आगे। आगे चलते हैं। पेएबल बाय रेसिडेंट। याद रहे, इंटरेस्ट कौन चुका रहा है? रेसिडेंट चुका रहा है। किसको? नॉन रेसिडेंट को। यानी इनकम कौन अर्न कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। चुका कौन रहा है? हु पेज? आई हैव रिटन दैट इज द वर्ड, हु पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर हु इज द पेयर? पेयर इज रेसिडेंट। तो अभी जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है, इट इज जस्ट एन इजी फॉर्म, इट इज नॉट अ टेक्निकल फॉर्म ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल सेक्शन 9 की बेसिक इंप्लीकेशन आपको बता रहा हूं मैं। तो उसमें लिखा है कि जो इनकम होगी ये बंदे को, नॉन रेसिडेंट को, आपको इसको फोकस में रखना है। मैं इसको पिंक कर देता हूं। नॉन रेसिडेंट को फोकस में रखना है। इस बंदे की इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रूराइज मानी जाएगी, लेकिन कब? अगर ये बोरोड फंड इंडिया में यूज हुए फॉर बिजनेस प्रोफेशन और इंडिया में यूज हुए फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि बोरोड फंड इंडिया में यूज हुए आइदर फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर व्हाट? अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर ऐसा हुआ तो जो नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो इंटरेस्ट इनकम क्या माना जाएगा? डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया। इसका मतलब कि नॉन रेसिडेंट को वो इंटरेस्ट पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सी अ वंडरफुल सम आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। प्रैक्टिकल नंबर 11। हमारे रोहन है, उन्होंने $1,00,000 बोरो किए, 6% पर एनम। किससे बोरो किया? जैक्सन से। और जैक्सन है नॉन रेसिडेंट। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जो भी मैंने फ्रेम किए होंगे वो इतने आसान नहीं होंगे। जैसे नहीं, वहां आपने जनक में गलती कर दिया, जनक में आपने बता दिया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अब भूल ही गए कि ही लेफ्ट इंडिया फॉर व्हाट? एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान दें,
क्वेश्चन क्या है मेरा, डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इंटरेस्ट इनकम कौन कमा रहा है? बोलो कौन कमा रहा है? यहां बोरो किया रोहन ने, और कमा कौन रहा है? हाँ बोलो, जैक्सन। तो किसके हाथ में टैक्सेबिलिटी देखनी है हमें? इंडिया को लेकर जैक्सन के हाथ में, बिकॉज ही इज अर्निंग इंटरेस्ट। तो डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ जैक्सन इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो मेरा क्वेश्चन अभी जैक्सन तक सीमित है। सब लोग मेरे साथ चलो, अब ध्यान दें। ऑल्टरनेटिव 1, 3 ऑल्टरनेटिव मैंने रखे हैं। एक, रोहन इज रेसिडेंट, तो हु इज द पेयर? थियरी में देखें, हु इज द पेयर? पेयर इज रोहन, रेसिडेंट। ठीक है, किसको इंटरेस्ट चुका रहा है वो? जैक्सन को। ठीक है, उसकी टैक्सेबिलिटी जैक्सन की डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये बोरोड फंड रोहन ने कहां यूज किए? चलो, तो अल्टरनेटिव 1, रोहन ने ये बोरोड फंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए मद्रास में, कहा? मद्रास में फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये पैसे यूज किया। तो मुझे बताइए, इज इट यूज्ड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन? यस, फैक्ट्रीज फॉर विच पर्पस? बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड फॉर व्हाट? बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। तो इनकम किसने कमाया? जैक्सन ने। तो दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्रूराइज वेयर? इन इंडिया। ये मद्रास देखकर मुझे हमारे टाइम पे बहुत, हम किसी को परेशान करते थे, किसी को हमें गालियां देनी थी तो हम उसको बोलते थे मद्रास कलकत्ता। ए मद्रास कलकत्ता इधर आ। इसका मतलब बैड रास्कल। पढ़ लिया आपने। तो हम बचपन में ऐसा मजाक कर रहे, मद्रास कलकत्ता इधर आ। इसलिए बेचारे मद्रास वालों ने, विद रिस्पेक्ट ऑफ देम, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट फॉर अ फन, उन्होंने नाम बदल के क्या कर दिया? चेन्नई। अब चेन्नई का हिंदी मीनिंग क्या है? मुझे चैन नहीं। मैं अभी भी परेशान हूं। ओके, एनी हाउ, तो दिस बोरोड फंड्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वेयर एट मद्रास। ठीक है, तो जैक्सन को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आगे मान लो ये बोरोड फंड्स उन्होंने लगाए फॉर फैक्ट्री एट युगांडा। युगांडा बहुत बढ़िया नाम है उसका। इन गुजराती इट इज कॉल्ड गांडा, मीन्स मैड। यू आर मैड, युगांडा। तो मुझे बताइए, क्या ये बोरोड फंड्स इंडिया में यूज हुए? नहीं हुए। अगर बोरोड फंड्स इंडिया में यूज नहीं हुए तो रोहन ने जो इंटरेस्ट चुकाया जैक्सन को, तो वो इनकम जो जैक्सन ने कमाई, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्रू इन इंडिया, बिकॉज लॉ इज वेरी क्लियर। डीम टू एक्रू तभी माना जाएगा इफ इट इज यूज्ड इन इंडिया। लेकिन ये तो युगांडा में यूज हुआ है, तो सेकंड ऑल्टरनेटिव में जैक्सन को इंडिया में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन एक एजम्पशन करना पड़ेगा कि इट इज रिसीव्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं कि वेयर जैक्सन रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है, थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे जो रोहन है, उन्होंने ये फंड लगाया, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने राजकोट में। तो रोहन ने क्या किया? राजकोट में हाउस प्रॉपर्टी खरीद के ये बोरोड फंड से और भाड़े पे दे दिया, महीने पे 50,000 रुपए। तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया हमारे रोहन ने। अब मुझे बताओ, चलो बोरोड फंड कहां यूज हुए? हाँ, इंडिया में। किसके लिए? फॉर क्या लिखा है? एनी सोर्स इन इंडिया। तो एनी सोर्स इंक्लूड हाउस प्रॉपर्टी सोर्स, जरूर। किसने इंटरेस्ट चुकाया? रोहन ने, हु इज रेसिडेंट। और बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड फॉर अर्निंग विच इनकम? रेंट इनकम इन इंडिया। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट अर्न्ड बाय जैक्सन इज डीम्ड टू एक्रूराइज वेयर? इन इंडिया। तो जैक्सन को उसको लेकर क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए जैक्सन को ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेक्शन 9।
अब ये तो बहुत आसान था आपके लिए, कुछ बड़ी बात नहीं थी प्रैक्टिकल नंबर 11, लेकिन ये सेकंड लेवल का सम हो गया जो मैं बच्चों को पढ़ाता था। अब फाइनल लेवल पे क्या होगा, तो ध्यान से आप ऐड कर लीजिए क्वेश्चन। आप 11A ऐड कर लीजिए। मैं यहां ही लिख लेता हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की अलग से सीट नहीं खोल रहा हूं। प्रैक्टिकल नंबर 11A, उसको आप लिख दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स 11A। उसमें आप लिखें ऑल्सो डिस्कस टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द हैंड्स ऑफ रोहन। हमने जैक्सन का तो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया। पहले में जैक्सन टैक्सेबल होंगे, दूसरे में युगांडा है तो जैक्सन टैक्सेबल नहीं होंगे, तीसरे में वापस जैक्सन टैक्सेबल होंगे क्योंकि बोरोड फंड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, सोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो सवाल ये उठेगा सब लोग मेरे साथ कि रोहन के हाथ में क्या होगा। हाँ बोलो। तो रोहन को पॉइंट नंबर ए में टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर विच सेक्शन 195। मैंने ब्रेक के पहले बताया था सेक्शन 195 ये कहती है कि इफ इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया देन यू मस्ट डिडक्ट टीडीएस व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू होम, नॉन रेसिडेंट, एंड मोर पर्टिकुलरली वहां लिखा गया है इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर उस बंदे की इंडिया में इनकम टैक्सेबल है तो ऑल्टरनेटिव क्या था, 1 लिखा था ना, ओके। तो ऑल्टरनेटिव 1 को लेकर क्या होगा, बोलो। रोहन को टीडीएस काटना पड़ेगा कौन सी सेक्शन में, 195 में। क्यों? क्योंकि जैक्सन टैक्सेबल है इंडिया में। अब मान लो रोहन टीडीएस काटना भूल गए तो क्या होगा, बच्चे जरूर बोलेंगे सर डिसअलाउंस हो जाएगा पीजीपीपी में 40A1 में। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। रोहन की पीजीपी इनकम तय करते वक्त इंडिया में उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगी, 100% डिसअलाउ। ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। जब भी मैं पूछता हूं ना ये सम को लेकर कि अगर टीडीएस नहीं काटा रोहन ने 195 में तो क्या होगा, सर डिसअलाउंस हो जाएगा। ये आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग फिट है। अब मेहुल ठक्कर के सवाल को नहीं समझ सकते हैं। यू सी इट इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़े हैं तब उसको सही ढंग से आप जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे कुछ सवाल हैं तो पहले ब्रेन को अप्लाई करें। ये फंड रोहन ने कहां लगाया, पढ़े तो ऑल्टरनेटिव 1 में, फॉर द पर्पज ऑफ फैक्ट्री एट मद्रास। और क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। अब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईसीडीएस में पढ़ चुके हैं कि इफ प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन तो उस इंटरेस्ट को हम पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। जब हमने पीएनएल में डेबिट ही नहीं किया, जब हमने क्लेम ही नहीं किया, तो आप 40A1 में कैसे मेरे भाई डिसअलाउ करेंगे। तो डिसअलाउंस यहां नहीं हो सकता है क्योंकि ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने वाला है। तो ये आपकी सेक्शन सही, लेकिन इस केस में डिसअलाउंस रोहन के हाथ में नहीं होगा अगर उन्होंने टीडीएस नहीं काटा। तो ये दिक्कत आती है। सीए बनने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि यू कांट थिंक ओवरऑल। आपको ओवरऑल सोचना है, अकाउंट के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिव 2 में क्या होगा। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या जैक्सन टैक्सेबल था, देखो तो जरा। जैक्सन नॉट टैक्सेबल था ऑल्टरनेटिव 2 में। अगर जैक्सन नॉट टैक्सेबल था तो पे अटेंशन, अगर जैक्सन नॉट टैक्सेबल था तो हमने सेक्शन 195 में क्या पढ़ा था कि इफ नथिंग इज टैक्सेबल इन इंडिया तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द पार्ट ऑफ रोहन अंडर 195। क्लियर। तीसरा, हाँ क्या है, जैक्सन टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो फिर रोहन को टीडीएस काटना पड़ेगा वापिस 195 में। तो आंसर आएगा थर्ड में, रोहन सेल डिडक्ट टीडीएस अंडर 195। सब लोग मेरे साथ। अब मान लें सीरियल नंबर 3 में रोहन टीडीएस काटना भूल गया। आप सीरियल नंबर 3 में देखे तो रोहन ने बोरोड फंड कहां लगाया है, फॉर परचेजिंग हाउस प्रॉपर्टी एट राजकोट, और वो मंथली रेंट दे रही है 50,000 का। अब मुझे बताइए
लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ और परचेज विद द हेल्प ऑफ होम बोरोड फंड। तो सेक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन मान लो रोहन टीडीएस काटना भूल गए 195 में, तो क्या इंटरेस्ट अलाउ होगा कि डिसअलाउ हो सकता है? हो सकता है डिसअलाउ। आप बोलेंगे सर पीजीबीपी में डिसअलाउ का सेक्शन सुना था, अथॉरिटी में भी सर अमेंडमेंट आया वो भी सुना था। सर ये हाउस प्रॉपर्टी में तो डिसअलाउंस का भी सेक्शन है। आप घर जाके जरूर पढ़ें, सेक्शन 25 में डिसअलाउ हो सकता है। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 25। याद करें, सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी, 23 जीएवी, 24 डिडक्शन, 26 को ओनर, 27 डीम्ड ओनर, 28 पीजीपीएड शुरू हो गया। बीच में कौन सी छूट गई? 25 एंड 25A। 25A आपको मालूम है अनरियलाइज रेंट, लेकिन 25 आपको मालूम नहीं है। तो 25 इज दिस, वो ही कहती है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। लेकिन ध्यान से उसको खोल के पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है? तो आई थिंक अब बैठ रहा है तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सम रोहन के हाथ में क्या होगा? वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट। आई होप यू आर हैविंग स्टिल इंटरेस्ट। 1.5 घंटा हो चुका है आई थिंक। हाँ, आगे पढ़ते हैं। अगर ये इंटरेस्ट कोई नॉन रेसिडेंट ने चुकाया होता, कोई दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो भी ये जो नॉन रेसिडेंट है हमारे जैक्सन, जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लॉ में लिखा है। लेकिन मैंने जो आपको स्क्रीन पे दिखाया, इट इज जस्ट फॉर योर ईजनेस, दिस इज नॉट द रियल वर्डिंग ऑफ सेक्शन 9। वो हम आगे देखेंगे। तो पढ़े क्या किया, क्या लिखा है उन्होंने, कब टैक्स होगा। कुछ बच्चे भी परेशान है, सर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट चुकाए, इससे हमें क्या लेना देना? अभी हमें लेना देना है, आप पढ़ दो कि क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। ये इनकम जैक्सन की डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी अगर ये बोरोड फंड, यानी ये जो कोई नॉन रेसिडेंट है उसने बोरोड फंड इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए लगाए होते। ध्यान से पढ़ना, सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन लिखा है। यहां आप देखेंगे तो दोनों लिखा है, बिजनेस प्रोफेशन भी है और एनी सोर्स भी है, लेकिन यहां सिर्फ क्या है, सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन है। थोड़ा फर्क है। तो एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को लैंड कर रहा है और जिसने बोरो किया वो इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए पैसे डिप्लॉय कर रहा है, तो जिसने इंटरेस्ट कमाया दैट इंटरेस्ट इज व्हाट? डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया। तो एग्जांपल लेते हैं। मान ले हमारे रॉबर्ट हैं नॉन रेसिडेंट, उन्होंने $1 लाख जैक्सन से लिया। तो अभी ऊपर हु इज द पेयर ऑफ इंटरेस्ट? रॉबर्ट, हु इज नॉन रेसिडेंट। वो इंटरेस्ट चुका रहे हैं किसको? जैक्सन को। तो जैक्सन के हाथ में पिंक कलर, डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, कब माना जाएगा? अगर ये फंड डिप्लॉय हुए, मैंने वर्ड लिखा है ओनली फॉर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अब देखते हैं रॉबर्ट ने क्या काम किया है। चलो, ऑल्टरनेटिव ए, रॉबर्ट ने ये बोरोड फंड लगाया है बिजनेस इन मुंबई, तो जैक्सन के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ने ये बोरोड फंड लगाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, तो क्या होगा? यूएई में लगाया, तो आर दे डिप्लॉयड इन इंडिया? नो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। रॉबर्ट ने ये पैसे लगाए हैं हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। नॉर्मली तो ही कैन नॉट परचेज जनरली एज पर फैमा रेगुलेशन, लेकिन फॉर अवर इजी अंडरस्टैंडिंग ये मैंने लिखा है कि एट परचेज हाउस प्रॉपर्टी एट बैंगलोर, तो क्या होगा? बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड वेयर? इन इंडिया। इज इट फॉर बिजनेस? मैंने ऊपर क्या लिखा था? इट इज ओनली फॉर बिजनेस। ये ओनली अब मैं रेड मार्क कर रहा हूं अभी आपके रेफरेंस के लिए, ओनली फॉर बिजनेस, तो ही टैक्सेबल होगा। लेकिन रॉबर्ट ने किसके लिए पैसे लगाए यहां प्रैक्टिकल नंबर 12 में? फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और वो उसने भाड़े पे दे दिया, तो इट इज नॉट फॉर बिजनेस। इफ इट इज नॉट फॉर बिजनेस देन जैक्सन के लिए इनकम डीम्ड टू एक्रू इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो अब बैठ रहा है, तो वजह क्या थी ये सेक्शन की लाने की 1976 में?
क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट चुका रहे थे, उनकी आर्गुमेंट ये थी रिसीट आउटसाइड इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया का है कम टैक्स थे। हमने बोला वो छाड़ा छोड़ दे, अगर ये पैसे इंडिया में यूज किए गए हैं तो इंडिया उसको टैक्स जरूर करेगी। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो हम उसको आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर इंडिया में बिजनेस के लिए है या कोई सोर्स के लिए है, अगर इंडिया में बिजनेस या कोई सोर्स के लिए है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जिस बंदे ने ये बोरो किया है वो जब उसकी इनकम कैलकुलेट करेगा, तब मैंने आपको बताया कि ये इंटरेस्ट की क्या लेगी, डिडक्शन लेगी इंडियन कंपनी। अब इंडिया को इंटरेस्ट का डिडक्शन भी देना पड़ेगा और सामने वाला टैक्स भी नहीं देगा, तो इंडिया को कैसे चलेगा? तो इंडिया बोलती है अगर कोई बिजनेस के लिए या कोई सोर्स के लिए ये बोरोड फंड जो आपसे लिए हैं वो इंडिया में डिप्लॉय हुए, तो आपको जो इनकम हो रही है मिस्टर नॉन रेसिडेंट, वो इंडिया में क्या मानी जाएगी? डीम टू एक्रू अराइज इंडिया मानी जाएगी। और हाइट तो हमने कर दी, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट से गुटरगू कर रहा है, जैसे हमने देखा रॉबर्ट और जैक्सन, तो भी हमने लिख दिया कि अगर ये रॉबर्ट ने बोरोड फंड इंडिया में बिजनेस के लिए डिप्लॉय किए तो जैक्सन को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो क्या हो जाएगी? डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ऐसा ही पॉइंट है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसमें सेम लिखा है उन्होंने, इट इज पेएबल बाय गवर्नमेंट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। इफ इट इज पेएबल बाय रेसिडेंट तो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। इफ बोरोड फंड की जगह क्या करना होगा? नो हाउ, ये आप उसको हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए आप? नो हाउ। नो हाउ और टेक्निकल सर्विसेज आर यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया और अर्निंग एनी सोर्स इन इंडिया। इफ इट इज पेएबल बाय नॉन रेसिडेंट तो थोड़ा फर्क है, इंटरेस्ट के सामने थोड़ा फर्क है, दोनों क्लोज लिखे हैं। एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी चुका रहा है, हु इज अर्निंग नॉन रॉयल्टी? एक नॉन रेसिडेंट। और कौन चुका रहा है? दूसरा नॉन रेसिडेंट। तो लॉ में क्या लिखा है? आइदर फॉर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, और यहां दोनों लिखा है एनी सोर्स इन इंडिया। यानी जो ऊपर हमने देखा था इंटरेस्ट में, उससे थोड़ा अलग है। इंटरेस्ट में ओनली था, ओनली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया, और यहां क्या है? दोनों लिखा है। तो इतना फर्क है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को लेकर। एक छोटा सा सम है, ऐसे तो सेकंड लेवल के बराबर है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक समरी समझ लें, फंडामेंटल समरी। पोएम बाकी है अभी, वो हम अगले लेक्चर में अब देख पाएंगे। ध्यान दें, एक फंडामेंटल समरी समझ लें। फंडामेंटल समरी क्या हुई? सेक्शन 9 की पहला पॉइंट क्या था? बोलो, एक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सेक्शन 9 का पहला पॉइंट क्या था? पहले तो सेक्शन 9 आई कहां से? तो हमने सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ABCDEFG 7 रूल देखे थे। उसमें रूल नंबर डी क्या कहता है? इफ इनकम इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल इंक्लूडिंग फॉर होम? नॉन रेसिडेंट। उसमें लिखा है कि डीम टू एक्रू के लिए आप सेक्शन 9 पढ़े। अब सेक्शन 9 में पहला पॉइंट क्या है? अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है तो दैट इनकम इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट की कोई हाउस प्रॉपर्टी या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो इनकम इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। सीरियल नंबर 3, अगर नॉन रेसिडेंट ने कैपिटल एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड है वो ट्रांसफर किया तो इट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। सीरियल नंबर 4, अगर नॉन रेसिडेंट की सर्विसेज रेंडर है दैट इनकम सैलरी इनकम इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। और उसमें साथ में क्या याद रखना है? उसकी जो लीव पीरियड की सैलरी है, यानी नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने कुछ लीव लिया तो लीव पीरियड की सैलरी भी दी जाएगी उसकी। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट? सैलरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो डीम टू एक्रू अराइज वेयर? इन इंडिया। या मान लो उसकी रेस्ट पीरियड है तो वो सैलरी भी एज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मानी जाएगी। नहीं, मान लो कोई नॉन रेसिडेंट आया, बोलेगा मैं इंडिया में काम करूंगा 12 महीने, 1 मई से 30 अप्रैल तक, और उसमें मैं 3 ब्रेक लूंगा, मेरी फैमिली को मिलने जाऊंगा, उसकी भी आपको सैलरी तो मुझे चुकानी पड़ेगी। तो दिस लीव पीरियड, रेस्ट पीरियड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट? एंटायर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी सैलरी इनकम इज डीम टू एक्रू अराइज वेयर? इन इंडिया। फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है। किसका एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, और इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी चुका रही है, तो इट इज ऑल्सो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया इवन दो सर्विस आर रेंडर्ड वेयर? आउटसाइड इंडिया। फिर छठा पॉइंट हमने देखा, डिविडेंड इनकम विच इज पेड बाय होम? इंडियन कंपनीज ऑलवेज डीम टू एक्रू अराइज वेयर? इंडिया। सातवां पॉइंट देखा, इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स हु हैज बोरोड, इट डिपेंड्स वेयर द बोरोड फंड्स आर डिप्लॉयड। इफ इट इज पेबल बाय गवर्नमेंट डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, पेबल बाय। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है?
प्रॉपर्टीज इन इंडिया, सोर्सेज इन इंडिया, पसीना कहाँ बहाया, इंडिया में, बॉर्डर फंड कहाँ यूज किया, इंडिया में, नो हाउ कहाँ यूज की, इंडिया में। इन शॉर्ट इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन कहाँ है, इंडिया में, तो दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्रोडाइज वेयर, इन इंडिया। तो मैं इसको इस तरह मजाक में सेकेंड लेवल के बच्चों को बताता था, आपको भी बता दूं कि मान लो कोई स्पैरो बोलते थे, स्पैरो यानी बर्ड पाकिस्तान से उड़कर आया और उसने इंडियन बनियन ट्री, विच इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री, इंडियन बनियन ट्री, तो पाकिस्तान से स्पैरो उड़कर आई और उसने इंडियन बनियन ट्री पे बैठक लगाई। और इंडियन बनियन ट्री पे एक बहुत बढ़िया फ्रूट होता है जिसको हम गुजरात में बोलते हैं टेटा। इस फ्रूट को उसने नोच लिया, तो दैट फ्रूट विल शाउट, यू टेस्टेड फ्रूट ऑफ इंडिया, नाउ यू हैव टू पे टैक्स वेयर इन इंडिया। समझ में आया? तो दिस इज नथिंग बट, सेक्शन 9 इज नथिंग बट source rule. Is nothing but which rule? If source is in India, property is in India, services rendered in India, borrowed funds are deployed in India, know-how is used where in India, then that income is deemed to accrualize where in India. समझ में आ रहा है? If source is in India, तो अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पे सेक्शन 9, सेक्शन 5 में ले जा रहा हूं थोड़ा बहुत। ऐसे तो ऑलरेडी बहुत कलर हो चुका है, कौन सा कलर पता नहीं। तो एक ये है, आप देख रहे हैं ये सेक्शन 9, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं दिस इज सोर्स रूल। कौन सा रूल? इसको मैं हटा रहा हूं, सोर्स रूल। एंड इफ सोर्स लाई इन इंडिया देन दैट इनकम इज डीम्ड टू एक्रोडाइज वेयर इन इंडिया। और दूसरा रूल है इंडिया फॉलोज रेसिडेंस रूल। ये देखें आप, ये वाला, ये कॉलम, सब में क्या है, सब में टैक्सेबल है। आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कोई भी इनकम है टैक्सेबल, टैक्सेबल सब में यस लिखा है, टैक्सेबल, सीरियल नंबर ई में भी टैक्सेबल, जी में टैक्सेबल, एफ में टैक्सेबल, यानी सारी इनकम टैक्सेबल। इफ यू आर रेसिडेंट एंड व्हाट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो सारी इनकम आपकी टैक्सेबल। तो ये जो रूल है मैं रेड एरो पे लिख रहा हूं, दिस रूल इज कॉल्ड रेसिडेंस रूल। दिस रूल इज कॉल्ड विच रूल? रेसिडेंस रूल। यानी अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ग्लोबल इनकम में टैक्स देना पड़ेगा, या आपका सोर्स इंडिया में है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी बात हुई। अब एक सवाल पूछते हैं कि व्हाई इंडिया फेस हाईएस्ट डबल टैक्सेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि व्हाई इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट डबल टैक्सेशन। तो लॉजिकल है, कुछ कंट्री अकेला सोर्स रूल फॉलो करती है, कुछ कंट्री अकेला रेसिडेंट रूल फॉलो करती है, रेसिडेंस रूल फॉलो करती है, जैसे अमेरिका है वो रेसिडेंस रूल फॉलो करती है। और कुछ कंट्री इंडिया जैसी है, हाँ इंडिया जैसी है, वो मिक्स रूल फॉलो करती है। देखा ना आपने ऊपर वाला कॉलम, यानी ये कॉलम कौन सा हुआ? रेसिडेंस रूल। और ये कॉलम कौन सा हुआ? सेक्शन 9। ये कौन सा हुआ? सोर्स रूल। और ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये क्या हुआ? रेसिडेंस रूल। यानी इंडिया क्या बोलती है, इंडिया के बारे में तुमने सोचा ऐसे या ऐसे, कटा, टैक्स देना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस है कि इंडिया के साथ जो कोई काम करेगा ही हैज टू फेस हाईएस्ट डबल टैक्सेशन। क्यों? क्योंकि जैसे हमने वो देखा था जनक वाला एग्जाम्पल, हाँ जनक वाला एग्जाम्पल, सिंगापुर गया और मान लो उसने 1 नवंबर में इंडिया छोड़ा होता 182 दिन के बाद, तो वो क्या बन जाता? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमने रूल नंबर जी देखा था कि उसकी इवन द इनकम इज एक्रूड वेयर आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड वेयर आउटसाइड इंडिया, तो भी इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ही इज व्हाट? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि उसने 1 नवंबर 18 को इंडिया छोड़ा। आर यू गेटिंग मी नॉट? तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा इंडिया में। अब प्रॉब्लम क्या है, नवंबर में उसने हम सिंगापुर में सर्विस ज्वाइन की, तो नवंबर से मार्च यानी 5 महीने उसने जॉब कहां किया? सिंगापुर में। अब जरा सोचे कि सिंगापुर मान लो सोर्स रूल फॉलो करता है, तो 5 महीने उसका सोर्स कहां है? सिंगापुर में। तो सिंगापुर बोलेगी ये 5
मैंने मई लिख दिया। ये नवंबर के बाद मई आता है। आई एम सॉरी। 5 मंथ, ये 5 मंथ की जो सैलरी है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 5 महीने की जो सैलरी है, सिंगापुर बोलेगा कि हम सोर्स रूल फॉलो कर रहे हैं, तो आपने पसीना सिंगापुर में बहाया तो हम टैक्स करेंगे। इंडिया बोलता है कि भाई तुमने नवंबर में छोड़ा तो तुम रेसिडेंट हो गए, तो इंडिया भी टैक्स करेगी, और सिंगापुर का मान लो वहां सोर्स रूल है तो वो भी टैक्स करेंगे। तो दोनों कंट्री में 5 महीने को लेकर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 90 या 91 की जरूरत पड़ेगी। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 55। तो चैप्टर नंबर 55 का पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाई इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट डबल टैक्सेशन। तो मैंने आपको जवाब बता दिया। कुछ कंट्री रेसिडेंस रूल फॉलो करती हैं, कुछ कंट्री सोर्स रूल फॉलो करती हैं, और इंडिया जो है वो अगड़म बगड़म कंट्री है, वो तो मिक्स रूल फॉलो करती है। तो इंडियंस आर फेसिंग व्हाट, हाईएस्ट डबल टैक्सेशन। तो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट एंड यू अंडरस्टूड वेल ऑन दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ व्हाट, नॉन रेसिडेंट। तो शैल वी एंड अप, पोएम देखेंगे अब। आई थिंक अगले लेक्चर में कोई 1 घंटा और होगा, थक जाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू।